हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं पहले आप वो समझिए। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ एपी, एपी का क्या डेफिनेशन होता है, ठीक है, उसको समझेंगे। उसके बाद समझेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट एनएट टर्म ऑफ एपी, एपी का एनएट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है उस बात को हम समझेंगे। एंड फोर्थ थिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस बात से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो नाउ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ना। तो फर्स्ट तो ये आता है कि डेफिनेशन ऑफ एपी। इस डेफिनेशन ऑफ एपी, एक्चुअली एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, क्या इसका डेफिनेशन होता है। अच्छा बताइए, क्या इसका एक रूल होता है ना। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना क्या होगा। एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी, किसी भी सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे इफ देखो थोड़ा अलग अंदाज में मैं डेफिनेशन लिखने वाले हैं ना, तो हम दोनों तरीके से लिखेंगे। जो जनरली बुक्स में रहती है हम वैसे भी डेफिनेशन लिखेंगे, और जो भी मैं लिखने वाला हूं उसको भी ध्यान से समझना। इफ सक्सेसिव टर्म्स इफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस obtained by adding a fixed quantity to its preceding term to its preceding terms। ठीक है, ये डेफिनेशन होता है। मीन्स क्या रहेगा, कोई भी हमारे पास अगर सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हम एपी कब कहते हैं, इफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स क्वांटिटी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो क्या रूल होता है, जो प्रोग्रेशन होता है उसका कोई ना कोई डेफिनेट रूल होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या रूल है, तो समझिए ध्यान से। जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई भी हमने एक नंबर 2 लिया, अब इस नंबर में हम क्या करते हैं, जो सक्सेसिव टर्म्स है उसमें 5 ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो प्रीसीडिंग टर्म्स में हमने क्या किया, 5 ऐड करते हैं तो सक्सेसिव टर्म्स हमें मिलता जाएगा। तो 2 में हमने 5 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में 5 ऐड किया तो 12 आ गया, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, एंड सो ऑन करके ये हमारे पास में क्या आ गया, एक एपी आ गया। ठीक है ना, जैसे मान लो कि हमने लिखा 1, ठीक है, इसमें 3 3 ऐड करते गए तो 1 में 3 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 3 ऐड किया तो 7, 7 में 3 ऐड किया तो 10, डॉट डॉट एक ही अपने आप में क्या आ गया, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। जैसे हमने लिखा -22 लिखा, उसके बाद में हमने क्या किया, -4 ऐड करते जाते हैं तो -26 आ जाएगा, फिर -30 आ गया ना। इस तरह से हमारे पास में क्या आ गया, एक एपी आ गया। ठीक है, आपको बात समझ में आई, हमने क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है। इफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स क्वांटिटी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स, ठीक है, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अच्छा, एक और बात, जो फिक्स क्वांटिटी है, दैट फिक्स क्वांटिटी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ तो कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब जनरली देखो जो डेफिनेशंस आप लोग सीखते हैं ना, अब उस बात को देखो, इस डेफिनेशन को एक अलग ढंग से बोला जा सकता है ना। नेक्स्ट क्या रहेगा, एक सेकेंड। तो इसको हम एक अलग ढंग से कैसे कह सकते हैं, या फिर जनरली जो बुक्स में लिखा रहता है ना, क्या कहते हैं कि एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी, किसी भी सीक्वेंस को आप एपी कहेंगे इफ डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। हाँ, इस बात को हम अलग ढंग से बोल सकते हैं, अगर जो डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स आएगा वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सक्सेसिव टर्म्स हमारे पास में ये टर्म और इन दोनों टर्म्स का मान लो डिफरेंस निकाला 3 आया, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 3 आया, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 3 आया। हाँ, तो इस बात को हम ऐसे अलग ढंग से बोल सकते हैं। कोई भी अगर सीक्वेंस है उसको अगर एपी कहेंगे कब, इफ डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। एंड दिस कांस्टेंट इज नॉन एज कॉमन डिफरेंस, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एंड इन जनरल डिनोटेड बाय डी। ठीक है, जनरली हम करते हैं इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया ना। नाउ अगर इसे मान लो हमें कहें कि लेट कि T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn, अगर ये इन एपी, ये अगर एपी में है तो आप एक बात ये बोल सकते हैं कि इट मीन कि T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना आएगा, T3 माइनस T2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, T4 माइनस T3 ऐसे लिख सकते हैं, एंड दैट इक्वल टू Tn माइनस ऑफ T ऑफ n माइनस वन, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और दैट इक्वल टू कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ एक बात तो हमें क्लियर हो गया कि अगर मान लो कोई भी सीक्वेंस है ना दे रखा है, वो एपी है या नहीं, इस बात का हम पता कैसे करेंगे, सक्सेसिव टर्म्स का हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एपी कहेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई। नाउ आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, नोट करके हम एक बात ये कह सकते हैं कि अगर मान लो आपको आइडेंटिफाई करना है, टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सीक्वेंस दैट इज एपी और नॉट, मतलब आपको कोई भी ऐसा सीक्वेंस दे रखा है ना, और आपको ये पता करना है कि वो सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फाइंड करो ना, फाइंड। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप सक्सेसिव, मतलब अगला टर्म माइनस पिछला टर्म का डिफरेंस निकाला, उससे अगला टर्म उससे पिछले टर्म का डिफरेंस निकाला, और आपने वो चेक कर लिया ना, अगर वो कांस्टेंट आ गया तो आप एपी बोल सकते हैं। या फिर सबसे बढ़िया बढ़िया तरीका क्या होता है, आप nth टर्म और t ऑफ n माइनस वन टर्म, इन दोनों का से आप डिफरेंस निकालें, अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट आया, कांस्टेंट से मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ n आया ना, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ n से अगर इंडिपेंडेंट आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, देन सीक्वेंस इज एपी, वो सीक्वेंस क्या होगा, एपी होगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आई। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इससे समझते हैं ना, कोई एग्जांपल लेते हुए, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस लिखा, सीक्वेंस क्या है कि लॉग ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में बी, लॉग ऑफ ए क्यू अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ लॉग ऑफ ए पावर 4 अपॉन बी क्यू डॉट डॉट कुछ ऐसे लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई एपी है या नहीं ना। तो ठीक है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों ना, इसको आइडेंटिफाई करिए। तो देखो, आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, पहले तो आपको सीक्वेंस का nth टर्म लिखिए ना, तो nth टर्म क्या रहेगा हमारे पास, अगर सीक्वेंस का nth टर्म लिखें तो वो फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, लॉग ए, मतलब ए पे पावर 1 आ रहा है। सेकंड सीक्वेंस को, सेकंड टर्म को देखें तो ए पे पावर 2 आया, थर्ड की अगर बात करें तो ए पे पावर 3 आ रहा है, फोर्थ पे अगर बात करें तो ए पे पावर 4 आ रहा है। तो ऐसे सिमिलरली अगर हम बात करें तो ए पे nth टर्म की बात करें तो ए पे पावर n आएगा, और बी पे पावर उससे एक कम आ रहा है, तो यहाँ बी पावर कितना आ जाएगा, n माइनस वन आएगा। ठीक है, नाउ अब मैं कैलकुलेट करता हूँ Tn ऑफ Tn माइनस वन, ये कैलकुलेट करते हैं। नाउ तो हमने क्या किया, एपी के बारे में पता लगाना है, तो हमने Tn माइनस ऑफ Tn माइनस वन से फाइंड आउट करते हैं, तो ए पावर n तो हमने यहाँ लिखा, बी पावर ऑफ n माइनस वन माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी ऑफ n माइनस वन लिखेंगे, तो n की जगह हम क्या करेंगे, n माइनस वन रिप्लेस कर देंगे, तो बी पावर ऑफ ये कितना जाए, n माइनस टू, कुछ ऐसे आया। नाउ इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो लॉग ऑफ ए पावर n अपॉन में कितना है, बी पावर ऑफ n माइनस वन, तो यहाँ एक फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा फॉर्मूला, लॉग m माइनस ऑफ लॉग n का क्या आएगा, लॉग ऑफ m अपॉन n, यही आ जाएगा। नाउ तो आपने क्या किया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ए पावर ऑफ n माइनस वन, तो यहाँ से आएगा, अपॉन में जो जाएगा टर्म बी पावर ऑफ n माइनस टू, वो ऊपर आ जाएगा, कुछ ऐसे आ गया, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास ये टर्म आया ना। इस वाले पार्ट को समझते आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो लॉग तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखो ए पावर n माइनस वन से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो a बच गया, ठीक है। बी पावर ऑफ n माइनस टू, एक बी हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो बी पावर ऑफ n माइनस टू से टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ b बच जाएगा। फाइनली अगर देखें ध्यान से तो एक ऐसा लिखा हुआ कांस्टेंट, मतलब n से इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर आपको एक बात समझ में आई कि t ऑफ Tn माइनस वन है, अगर n की जगह मान लो कि हम 2 पुट करते हैं ना, तो T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, यही आएगा। T3 माइनस T2 भी कितना आएगा, यही आएगा, मतलब Tn माइनस ऑफ टी ऑफ n माइनस वन आपने निकाला, और ये कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ से हम क्या बात बोल सकते हैं कि भैया जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस इज
एपी, सीक्वेंस क्या रहेगा, एपी रहेगा। ठीक बच्चों, तो देखो अभी तक हमने एक बात ये समझ ली कि डेफिनेशन ऑफ एपी क्या होता है, पहले तो हमने यही समझ लिया ना। ना उसके बाद में किसी भी ऐसे मान लो कोई अगर सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस निकालिए ना, टी एन माइनस ऑफ टी एन माइनस वन निकालिए। अगर मान लो एक कांस्टेंट आ गया तो सीक्वेंस कैसा रहेगा, एपी रहेगा। ठीक बच्चों ना, यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आएगी ना। ना अब हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अच्छा बच्चों एक बात समझिए, तो अगर आपको एपी लिखना होता है तो एपी के लिए दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो फर्स्ट टर्म, तो लेट हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है। एंड सेकंड हमने एज्यूम किया कि लेट कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, डी है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो एपी क्या होगा, तो एपी आ जाएगा हमारे पास ए, फर्स्ट टर्म तो ये आ गया, अगला टर्म कैसे मिलेगा, बस डी 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 ऐड करते जाइए। तो यहाँ अगला टर्म आ जाएगा ए प्लस डी, इससे अगला टर्म आ जाएगा ए प्लस टू डी, इससे अगला टर्म आएगा ए प्लस थ्री डी, और डॉट डॉट यहाँ से कितना आ जाएगा ए प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये आ गया। तो अगर हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी देखें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ एपी ये होता है। नाउ अच्छा अब ध्यान से समझिए एक बात को कि अगर मान लो इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ, फर्स्ट टर्म। अच्छा इस टर्म को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, सेकंड टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। ये टर्म हमारे पास कौन सा लिखा हुआ, फोर्थ टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, एक बात आप समझो, अगर थर्ड है तो यहाँ फोर्थ आ रहा है, यहाँ सेकंड है तो यहाँ थर्ड आ रहा है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ एन माइनस वन है तो यहाँ कितना आ रहा होगा, एन एट टर्म आ रहा होगा। ठीक है, तो एन एट टर्म हमारे पास में कितना आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात करें तो एपी को लिखने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना बहुत जरूरी है। आपको अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो इट मीन कि वी कैन राइट द एपी, एपी लिख सकते हैं। अच्छा नोट करके यहाँ पे हमें कुछ बातें बड़ी ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट कि अगर मान लो कि डी अगर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक, कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, तो इट मीन कि जो एपी है वो एपी कैसा आएगा, एपी विल बी इंक्रीजिंग, एपी बढ़ता हुआ होगा ना। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो कि इफ आपने कॉमन डिफरेंस निकाला अगर वो नेगेटिव है तो इट मीन कि जो एपी है वो कैसा रहेगा, विल बी डिक्रीजिंग, एपी घटता हुआ होगा ना। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, इफ अगर मान लो डी का वैल्यू जीरो आया तो हम क्या बोलेंगे, एपी विल बी कांस्टेंट, एपी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हम बात करें टू टू टू, तो इसका हर एक टर्म कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। और वैसे इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर जीरो होगा तो इट मीन ऑल द टर्म्स आर इक्वल, ना तो एपी बढ़ेगा ना घटेगा, तो इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट एपी बोलते हैं। अच्छा बच्चों एक बात आपको ध्यान रखना है कि अभी जो जेई मेन की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है कि ए नॉन कांस्टेंट एपी, नॉन कांस्टेंट एपी मतलब कांस्टेंट एपी नहीं है। इसका मतलब कैसा है, नॉन कांस्टेंट का मतलब क्या है, तो बढ़ता हुआ होगा या फिर घटता हुआ होगा। अगर बढ़ता हुआ है तो उसका डी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, घटता हुआ है तो उसका डी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा ठीक है, एक बात तो आपको समझ में, सपोज करो आप ऐसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपका डी के दो वैल्यू आ गई, एक तो जीरो आ गया और एक कुछ पॉजिटिव आ गया, कुछ नॉन जीरो आ गया। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एपी विल बी नॉन कांस्टेंट, एपी नॉन कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डी का वैल्यू जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात तो ढंग से क्लियर हो गई है ना। नाउ तो हमने सेकंड पॉइंट ये समझ लिया, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, दैट इज क्लियर। नाउ आगे मूव करते हैं हम, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। अब देखो इस वाले पॉइंट को भी ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर देखो एपी का अगर nth टर्म लिखें तो कितना आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आता है। वेयर अगर हम बात करें तो ए के बारे में अगर बात करें तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स है तो इट मीन कि एन हमारे पास कैसा आना है, पॉजिटिव इंटीजर आना है।
ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर जैसे हम टर्म्स के बारे में बात करें तो कभी हम ये थोड़ी कहेंगे 5.5 टर्म्स, 7.5 टर्म्स, ठीक, 5.5वां टर्म, 7.5वां टर्म, 10.5वां टर्म, ठीक है, ऐसा तो होता ही नहीं। टर्म या तो पहला होगा या दूसरा होगा या 5वां होगा या 10वां या 100वां 1000वां होगा। ठीक है, तो कम टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते और नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बात तो आपको क्लियर हुआ ना। nth टर्म अगर आपको लिखना रहेगा तो क्या आएगा, ये रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, इसमें तो क्या ध्यान रखना होता है, आपको जो भी टर्म लिखना होगा यहाँ पे हम करते क्या, इससे एक कम लिखते हैं ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो आपको पी एच टर्म लिखना है, कितना आ जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं। मान लो आपको पी क्यू टर्म लिखना है तो कितना लिखेंगे हम, ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आई। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट करके हमें यहाँ पे एक बात समझनी है ना, इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए नोट करके। एक सेकेंड, तो नोट करके एक पॉइंट समझते हैं ना। अच्छा, एन टर्म ऑफ एपी कितना आ रहा है हमारे पास में, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है ना। तो सिंस एक बात आप समझो, टी एन इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास एन टर्म है। ठीक बात है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, डी को अंदर मल्टीप्लाई किया, एन डी माइनस ऑफ डी हमने यहाँ लिखा। ठीक है, इस वाले पार्ट को देखो, एन डी प्लस ए माइनस डी, इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा, लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखिए आप ना, कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं। इस वाले पार्ट में इसको मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ए एन, एन का जो कोफिशिएंट है उसको ए मान लिया, और प्लस इस क्वांटिटी को हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास टी एन आ गया। मतलब जो एन एट टर्म आया, एन एट टर्म क्या आ गया, वो इस तरह का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अच्छा, एन एट टर्म अगर इस तरह का फॉर्मेट आ गया तो यहां से हम एक बात क्या बोल सकते हैं भाई, एक बात हम ये कह सकते हैं कि एन एथ टर्म, नोट करके हमारे पास में क्या आएगा, एक बात कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि नोट करके फर्स्ट पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ n, और n बिलोंग्स टू कैसा है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी कैसा आएगा, ये लीनियर फंक्शन ऑफ n होगा, n में एक लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब क्या रहा कि कभी भी अगर आप एपी का nth टर्म निकालेंगे तो nth टर्म हमेशा कैसा आएगा, n में एक लीनियर फंक्शन आएगा। अगर n में लीनियर फंक्शन एंड, ठीक है, और विथ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस आएगा दैट इक्वल्स टू ए का जो n का जो कोफिशिएंट है, n का कोफिशिएंट क्या है, डी है ना, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, विथ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म की अगर बात करें, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, एन टर्म अगर ये लिखा हुआ है तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, ए प्लस बी होगा। ठीक बच्चों, तो ये बात आपको मुझे ध्यान रखना चाहिए कि क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो कोई भी अगर हमारे पास एपी लिखा हुआ है तो एपी का जो nth टर्म होगा वो क्या आएगा, एक एन में लीनियर फंक्शन होगा, मतलब एन का एक लीनियर फंक्शन आएगा, ए एन प्लस बी फॉर्मेट का होगा। ठीक है, जहाँ एन का कोफिशिएंट क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, ओके, ये बात हमें क्लियर हो गई। एंड इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। हाँ भाई, कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस दे रखा है, कोई भी एक सीक्वेंस है, जैसे मैं आपको कहूं कि एनी सीक्वेंस, से हमने बोला कि एनी सीक्वेंस हुज nth टर्म, उसका nth टर्म कितना है, 3n प्लस 5 है। ठीक है, देन सीक्वेंस इज, तो सीक्वेंस क्या होगा, पहली बात तो हमारे पास क्या है, nth टर्म कैसा आ रहा है, n में एक लीनियर फंक्शन आ रहा है, n का एक लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, तो n का अगर लीनियर एक्सप्रेशन है और nth टर्म अगर ये लिखा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस कैसा होगा, एपी होगा। अगर सीक्वेंस एपी है, एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। अच्छा, कॉमन डिफरेंस डी लिखना है तो कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा, n का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो अच्छे ढंग से क्लियर हो गई है ना। तो हमें एक बात तो ये क्लियर हो गया कि अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म अगर n में एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो वो सीक्वेंस अपने आप में क्या होगा, एपी होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गया। n का जो कोफिशिएंट है वो अपने आप में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, और आपको फर्स्ट टर्म ऑफ दैट एपी लिखना है तो n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे।
क्लियर बच्चों? नाउ आगे मूव करें। अच्छा, एक और पॉइंट समझते हैं हम। मान लो कई बार आपको क्या होता है कि kth टर्म लिखना है, kth टर्म फ्रॉम एंडिंग, एंडिंग से आपको kth टर्म लिखना है, ठीक है। अब kth टर्म फ्रॉम एंडिंग लिखना है, इट मीन कि इनिशियल से कौन सा टर्म होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n प्लस वन माइनस ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो इनिशियल से कौन सा टर्म होगा, ये टर्म आएगा। अच्छा, अब एक पॉइंट समझो, ये कैसे आएगा ना, इस बात को देखो पहले तो आप याद रखिए ना, कोई भी ऐसे सीक्वेंस है, आपको अगर एंडिंग से kth टर्म निकालना होता है तो ये करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म से पहले आप एक ऐड कर दो, n प्लस वन आ गया, और उसमें से आप k सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मतलब ये वाला टर्म कहाँ से आ जाएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ अच्छा, आता कैसे, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लेट कि हमने एक टर्म लिया, से एक सीक्वेंस लिया, इसका फर्स्ट टर्म a1 आ रहा है, a2 आया, a3 आया, a4 आया, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, कुछ ऐसे लिख लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि एंडिंग से आप सेकंड टर्म बताओ, एंडिंग से अगर सेकंड टर्म देखें तो कितना आ रहा है, a10 आया, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भाई एंडिंग से अब पांचवा टर्म बताइए, तो एंडिंग से पांचवा टर्म कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, a7 हमारे पास कितना आ गया, पांचवा टर्म आ गया। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि एंडिंग से आठवां टर्म आप बताओ ना, तो क्या आएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, तो कितना आ जाएगा, a4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आप एक सिमेट्री समझिए, तो क्या दे रखा है, पहले तो देखो इन सबका लोअर जो सबस्क्रिप्ट है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 12, यहाँ से भी सम कितना है, 12, यहाँ से भी सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे करना क्या चाहिए, देखो एक बात आप समझो, इस 10 को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए 10 को लिखने का एक अलग तरीका है ना, कि टोटल टर्म्स हमारे पास कितने, 11 है, तो 11 में हमने एक जोड़ दिया, 12 आ गया, और माइनस हमने 2 कर दिया, तो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, 7 को हम चाहे तो इस अंदाज में लिख सकते हैं, 11 प्लस वन माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, a11 प्लस वन, a4 को मुझे लिखना है, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -8 हमने यहाँ से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम चाहे तो रिजल्ट पे से वेरीफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक। तो आपको एक बात ये समझ में आ गया, अगर आपसे मान लो पूछा जाए कि एंडिंग से आप फोर्थ टर्म बताइए, इट मीन कि भाई इनिशियल से कौन सा टर्म आया होगा, टोटल जितनी टर्म्स है 11 है, प्लस वन हमने किया, माइनस का 4 कर दिया, मतलब इनिशियल से कौन सा टर्म आ जाएगा, 11 प्लस वन 12, माइनस 4 कितना आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल से कौन सा टर्म होगा, 8 टर्म आएगा, ठीक बच्चों। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया ना, तो एंडिंग से आपको कोई सा भी टर्म निकालना है, 10वां टर्म निकालना है एंडिंग से, 20वां टर्म, 30वां टर्म, 50वां टर्म, कोई सा भी टर्म आपको फाइंड आउट करना हो तो हम बहुत ही इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ तक तो हमने क्या अपना थ्योरी वाला पोर्शन सीख लिया ना, अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम वाले पार्ट की तरफ चलते हैं ना। ना अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। अच्छा, पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिया, फाइंड nth टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। अब करना क्या है, nth टर्म फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो हमने एक एपी लिखा 3, 5 जोड़ते हैं 8, यहाँ पर लिखा 8 जोड़ने का 5 जोड़ते जाते हैं, 13 आ गया, 13 के बाद 18 आ गया। मान लो एक एपी लिखा हुआ है, इस एपी का आपको nth टर्म लिखना है, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ, तीन चार प्रॉब्लम लिख लेंगे। अच्छा, आपको देखो nth टर्म लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप ट्राई करिए कि इसका nth टर्म आप कैसे लिखेंगे, तो nth टर्म आप लिखिए। अच्छा, nth टर्म जब आप लिख रहे हैं, एक कंडीशन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला का यूज नहीं करना आपको, मतलब विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसका आंसर लिखना है, क्या आंसर आएगा ना। अब देखो इसका nth टर्म आपको लिखना है, तो मैं आपको एक लाइन में यहाँ पर लिख सकता हूँ nth टर्म। पहले तो देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो, कितना आया, 5 आया, और आपको मालूम है कि nth टर्म कैसा आएगा, an प्लस b के फॉर्मेट का आएगा, ठीक है। और a क्या होता है, n का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब dn प्लस कांस्टेंट के फॉर्मेट का आएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, 5n, ठीक है। अब साथ में कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा उसको समझते हैं ना। तो मैंने कहा n इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया, तो कितना आ रहा है, 5, जबकि फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या जोड़े या घटाएं कि फर्स्ट टर्म 3 आ जाए, तो हम एक काम करें, -2 यहाँ सेपरेट कर दें,
तो ये आ गया। देखो n इक्वल टू 1 पुट कराएंगे तो फर्स्ट टर्म आ गया, 2 पुट कराएंगे तो सेकंड टर्म आ गया, मतलब n टर्म हमारे पास ये आ गया। क्लियर। जैसे मान लो कि हमने जैसे लिखा माइनस ऑफ 22 यहाँ से लिखा, माइनस हमने यहाँ से लिखा 26, माइनस ऑफ हमने यहाँ लिखा 30। ठीक है, इस सीक्वेंस का आपको nth टर्म लिखना है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, आपने जब उसको सेपरेट कराएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सॉरी -4 आया है। तो -4 टाइम्स ऑफ n तो हमने यहाँ लिखा ना, n का वैल्यू हमने 1 पुट किया, तो 1 पुट करने से कितना आ रहा है, -4। हमें क्या चाहिए, -22 चाहिए। तो क्या जोड़े घटाएं, तो -4 तो यहाँ लिखा हुआ है, तो -18 लिख दें। n इक्वल टू को 1 पुट कराएंगे तो -22 आ गया। ठीक है, n इक्वल टू 2 पुट कराएंगे अगला टर्म आ गया, मतलब ये nth टर्म आ गया। ठीक, मान लो आपके पास कोई ऐसे सीक्वेंस लिखा हुआ 2000 हमने यहाँ लिखा, 1995 हमने यहाँ लिखा, 1990 यहाँ लिखा। ठीक है, आपको इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहली बात तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -5 आया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -5n आ गया। ठीक है, नाउ उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या जोड़े घटाएं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 2000 आ जाए। तो n इक्वल टू 1 पुट करें तो -5 आ रहा है, तो हम क्या जोड़ दें, प्लस का 2005 जोड़ दें। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 पुट करने फर्स्ट टर्म आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको nth टर्म लिखना आप सीख गए ना। तो इस चैप्टर में देखो बहुत कम आएगा आपको, nth टर्म आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए ना। nth टर्म हम कैसे लिखेंगे ना, जैसे एक और क्वेश्चन कुछ भी अगर ले लिया जाए, मान लो कि आपको ले लिया 13, 13 के बाद में हमने ले लिया 17, 17 के बाद में ले लिया 21, ऐसे करके एक और एपी ले लिया। तो आपको इसका nth टर्म निकालना है, तो निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या आएगा, इन दोनों कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4n तो हमने यहाँ से लिखा, n इक्वल टू 1 पुट करने में 4 आ रहा है, हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए। 13 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर दें, 9 ऐड कर दें। ठीक है, ये आ गया इसका nth टर्म। क्लियर बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर होगा कि nth टर्म हमें लिखना होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाती। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, आगे मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। अच्छा, सेकंड क्या है, हम एक जनरल प्रॉब्लम ले रहे हैं ना। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो कि हमने एक एपी लिया, माइनस एक एपी लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, -22, अगला टर्म हमारे पास -19 है, इसका अगला टर्म -16 है। ठीक है, और मान लो एपी ऐसे जाते जाते 332 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसका लास्ट टर्म आ गया, मतलब एपी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास में रहेगा फाइंड फाइंड से 10th टर्म आपको निकालना है, या फिर आपको मान लो 20th टर्म निकालना है, मान लो आपको, या फिर 25th टर्म निकालना है, या फिर मान लो कोई सा भी एक टर्म निकालना है, 50 टर्म आपको निकालना है। तो क्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि T10 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 9d आ जाएगा। बस a और d की वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। -22 तो हमने यहाँ से लिखा, 9 यहाँ लिखा, और d का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, -19 ठीक है ना, +3 यहाँ से आ गया, तो कितना आ जाएगा 27 और -5, 10 टर्म हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आसानी से हम कोई सा भी टर्म लिख सकते हैं। मतलब सवाल के माध्यम से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लो आपके पास कोई भी अगर सीक्वेंस, मतलब कोई भी एक एपी मालूम है, एपी का आपको कोई भी टर्म लिखना हो तो बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एपी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ जाके खत्म हुआ, तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको लिखना है, तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी। ठीक है, तो सेकंड समझो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको लिखना है। तो भाई एपी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ जाके खत्म हो गया, तो लेट हमने मान लिया कि लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है, एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना एन है। तो भाई nth टर्म बराबर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 332 आ जाएगा। अच्छा, इसका nth टर्म लिखना हुआ तो वो तो मैं तो आसानी से लिख सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 आया, तो 3n है ना। अब n इक्वल टू 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, -22 चाहिए, तो हम क्या करें, -25 कर दें, तो ये nth टर्म आ गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। नाउ अब देखो प्रॉब्लम समझो, n इक्वल टू आपने nth टर्म आपने यहाँ पुट कर दिया, तो 3n तो यहाँ से आ गया, -25 हमने यहाँ से लिखा, और 332 यहाँ से आ गया। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 3n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, इसमें हमने जोड़ दिया 357, तो ये आ गया। और n का वैल्यू मुझे निकालना है, तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से कितना आ जाएगा, जब कैंसिल कराएंगे तो एक बार तो यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ जाएगा, और 2 9, इतना आ गया। मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 119 आया। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है, 119 आ गया।
ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम में भी कहीं कोई समस्या नहीं है ना। ना अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की। अच्छा, अगर आपसे मान लो सवाल में पूछा जाए कि फाइंड टर्म फ्रॉम द एंडिंग, मतलब एंडिंग से आप 10वां टर्म निकालें, या फिर आपसे पूछा जाए कि एंडिंग से आप 20वां टर्म निकालें, या फिर एंडिंग से आप 50वां टर्म निकालें, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। कैसे? अगर आपसे पूछा गया कि भाई एंडिंग से 10वां टर्म मुझे निकालना है, मतलब अगर मैं बात करूं इनिशियल से, मतलब शुरुआत से, कि कौन सा टर्म आएगा भाई, टोटल टर्म कितने 119, उसमें आपने एक जोड़ दिया तो 120 आ गया, 120 माइनस 10, मतलब शुरुआत से कौन सा टर्म होगा, 110वां टर्म होगा। ठीक है, मान लो आपको एंडिंग से 20वां टर्म निकालना है, तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, टोटल टर्म्स कितने 119, उसमें आपने एक जोड़ा 120, 120 में माइनस 20 किया तो कितना आ गया, आई 100 आ गया। इनिशियल से 100वां टर्म आ गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इनिशियल से 100वां टर्म इजिली इससे लिखा जा सकता है, a+n-1 × d करके ना। ठीक है, तो ये बात भी बहुत आसान हो गई ना, कहीं कोई समस्या नहीं है इस प्रॉब्लम में भी। थर्ड है ना, थर्ड भी अच्छे से क्लियर है ना। अब हम करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं ना। मान लो आपसे ऐसे कुछ पूछा, देखो हमने क्या समझा अभी तक, मान लो कोई एपी अगर दे रखा है तो शुरुआत से कोई पद बताओ, लास्ट से कोई हमें टर्म फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि विच टर्म इज 65, कौन सा टर्म 65 होगा। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा टर्म, विच टर्म इज 65। भाई ठीक है, हमें नहीं मालूम कौन सा टर्म 65 आएगा, तो लेट मान लेते हैं कि फोर्थ को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ कि विच टर्म इज 65। ठीक है, तो फोर्थ हम यहाँ सॉल्व करते हैं, विच टर्म इज 65, भाई नहीं मालूम कौन सा टर्म 65 है, तो लेट हमने क्या किया, लेट nth टर्म इज 65। ठीक है, तो tn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65, और tn का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, nth टर्म कितना आ रहा है इसका, 3n-25 आया, तो ये तो आ गया 3n-25, दैट इक्वल टू 65, तो 3n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 इधर जाएंगे तो 60 और 5 90 आ गया ना। ओके, 80 90 ना, ऐसे कुछ आ जाएगा, और n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ गया। n का वैल्यू 30 आया तो मतलब 30th टर्म क्या होगा, 65 होगा। मतलब n का वैल्यू इंटीजर आ रहा है, तो हम एक बात ये बोल सकते हैं, जब 30 नंबर पे आप पहुंचेंगे, 30 नंबर पे टर्म कौन सा आ रहा होगा, 65 आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टर्म्स आर लेस देन 100, कितने टर्म्स 100 से छोटे हैं। ठीक है, ये आपको पता करना है ना। ठीक है, तो आप ये मालूम करना है कितने टर्म 100 से छोटे हैं, तो ये नहीं मालूम कितने टर्म्स 100 से छोटे हैं, तो मान लेते हैं कि लेट n टर्म्स आर लेस देन 100, मान लेते हैं कि n टर्म्स आर लेस देन 100, अगर n टर्म्स अगर 100 से छोटे हैं, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं 6। ठीक है, और यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको रफ करते हैं। अच्छा बच्चे समझो ना, हमसे पूछा गया कितनी टर्म्स 100 से छोटी हैं, तो मान लिया आपने कि n टर्म्स आर लेस देन 100, तो हम बोल सकते हैं tn कैसा आएगा, 100 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो tn का वैल्यू कितना आ रहा है, 3n-25, यहाँ से लिख दिया tn है ना, ये आ गया, और ये कैसा होना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए। तो 3n कितना आ जाएगा, लेस देन आप लिख सकते हैं 125, तो n का अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो 125/3 यहाँ से आ गया, 3 से अगर कैंसिल कराएं तो 125, 3 से 4 टाइम्स कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा हमारे पास, तो 41 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा है, मतलब n कैसा आ रहा है, 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब n कैसा इंटीजर रहेगा, मतलब 41 टर्म्स जो आएंगी वो कैसे आएंगी, 100 से छोटी आएंगी। ठीक है बच्चों ना, आपको एक बात ही क्लियर हो गई, तो कितना आएगा, 41 टर्म्स आर लेस देन 100 होगा। क्लियर है ना। ना एक और क्वेश्चन पूछते हैं इसी वाले पार्ट में। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि विच टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव, कौन सा टर्म पहला पॉजिटिव टर्म होगा। ठीक है ना। अब देखो इस बात को आप समझिए ना, ये भी अपने आप में एक बढ़िया प्रॉब्लम होता है, ऐसे हम 2-3 प्रॉब्लम करेंगे ना अभी सॉल्व करने वाले। हाँ, तो ऐसे मतलब देखो ये वाला प्रॉब्लम ना, इसमें हम कुछ पॉइंट और भी सीखेंगे ना। अब देखो विच टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव, कौन सा टर्म फर्स्ट पॉजिटिव होगा, इस बात को आप समझिए। सीक्वेंस क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है -22 दे रखा है, कलर बदल लेते हैं एक बार और येलो रखते हैं ना, -19 -16 ऐसे करके चल रहा है ना। देखो टर्म धीरे धीरे कम होती जा रही है ना, मतलब बढ़ती जा रही है नेगेटिव से, मतलब नेगेटिव की साइड में अपने बढ़ते गए जीरो की तरफ जाते जा रहे हैं ना। फिर उसके बाद टर्म्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव टर्म्स आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद है ना।
ठीक है, अब आप समझो बात को कि पूछना चाह रहा है कि हाँ विच टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव। तो एक बात आपको मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को कौन अलग करता है? जीरो अलग करता है। मान लेते हैं कि इसका nth टर्म वो जीरो है, मान लेते हैं ना, लेट करके चले। अगर मान लो n का वैल्यू इंटीजर आया तो इट मीन कि जीरो इसके अंदर आ जाएगा, अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो जीरो इस सीक्वेंस में नहीं होगा। ठीक है, तो आपने मान लिया कि लेट भाई आपको ये बात मालूम चली पॉजिटिव नेगेटिव को जीरो अलग करता है, तो टी एन एन टर्म मान लेते हैं जीरो है या नहीं। एन टर्म को हमने जीरो ले लिया, लेट करते हुए चले। अगर एन टर्म हमने जीरो लिया और एन टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है, 3n माइनस 25 आ रहा है, यह है दैट इक्वल्स टू जीरो। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 25/3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना 8 पॉइंट समथिंग आया, मतलब n का वैल्यू कैसा आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग आया, मतलब n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया। n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जीरो इस सीक्वेंस में है ही नहीं, मतलब जीरो नहीं है इस सीक्वेंस में। मतलब इससे पहले अगर बात करें तो 8 पॉइंट समथिंग पे जीरो आया, मतलब इससे पहले वाली जो टर्म आ रही है वो कितनी टर्म्स आई हमारे पास, 8 टर्म्स आई। ये टोटल 8 टर्म्स है। इसके बाद वाली जो टर्म्स हैं, ठीक है, टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी थी, 119 थी, 119 टर्म थी। तो 8 टर्म हमारे पास यहाँ आ गया, तो इससे बाद वाली टर्म्स कितनी आ रही है, 111 टर्म्स आ रही हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टर्म्स आर पॉजिटिव इन दिस सीक्वेंस, तो कितनी टर्म्स पॉजिटिव है, 111 टर्म पॉजिटिव है। अच्छा, कितनी टर्म्स इस सीक्वेंस के अंदर नेगेटिव है, कितना, 8 टर्म इस सीक्वेंस के अंदर नेगेटिव है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, जो हमने एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, मतलब इस प्रॉब्लम में हमने सीखा, अगर मान लो आपके पास कोई भी अगर सीक्वेंस मालूम है, अगर आपको कोई सीक्वेंस पता है, शुरू से कोई सा भी आपको टर्म निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एंडिंग से आपको कोई टर्म निकालना होता है ना, या कोई टर्म इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कितने टर्म्स 100 से छोटे हैं ये पता करना है, या कितने टर्म्स ग्रेटर देन 100 है और लेस देन 200 है, इस बात का हमें पता करना है, तो बहुत ही आसानी से हम पता कर सकते हैं ना। ठीक बच्चों, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी ढंग से क्लियर हो गया ना। आगे हम और प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे अब लेवल बढ़ाते हैं और प्रॉब्लम्स को समझते हुए चलते हैं ना। ठीक है ना, तो एक और पॉइंट, पहले तो अभी हमने जो सीखा है ना, इसी वाले पॉइंट को एक बार फिर से सीखते हैं ना, कि हमने क्या किया, एक क्वेश्चन ये लिया, जैसे हमने एक टी लिखा, 2000 यहाँ लिखा, ठीक है, 1995 लिखा, फिर 1990 हमने यहाँ से लिखा, और डॉट डॉट करके सीरीज घटते जा रही है, घटते जा रही है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, नेगेटिव टर्म्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव, कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा ना, विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव, ये आपको बताना है, विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको देखो एक बात तो क्लियर होगा कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव को कौन अलग करता है ना, कौन सेपरेट करता है, जीरो सेपरेट करता है। मान लेते हैं कि जीरो क्या इस सीक्वेंस का nth टर्म है, मान लेते, माना हमने ही, ठीक है, लेट। अब माना इसलिए अगर n का वैल्यू अगर इंटीजर आ गया तब तो क्या है, जीरो इस सीक्वेंस का एक टर्म होगा। अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो जीरो सीक्वेंस में होगा ही नहीं ना। ठीक है, बात समझ गया ना। अच्छा, सीक्वेंस का nth टर्म लिखना है, वो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, -5n आया। एक सेकंड बच्चों, हाँ तो समझिए बच्चों, nth टर्म हमने यहाँ पर लिखा, तो nth टर्म तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्या आएगा इसका nth टर्म, ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -5 आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, -5 टाइम्स ऑफ n, तो हमने यहाँ से लिखा, n का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो -5 आ रहा है, जबकि हमें कितना चाहिए, 2000 चाहिए, तो यहाँ कितना ऐड कर दें, 2005 ऐड कर दें, तो nth टर्म ये आ गया, और दैट इक्वल्स टू कितना कर दिया हमने, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2005। ना 5 से इसको कैंसिल कराएंगे तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 501 आ गया, मतलब n का वैल्यू कैसा आ रहा है, इंटीजर आया। n का वैल्यू इंटीजर आया तो इसका मतलब क्या हुआ, वही जीरो इस सीक्वेंस में है, जीरो एक्सेप्ट है ना, जीरो इस सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, जीरो सीक्वेंस के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास कितनी टर्म्स आई, 501वां जो टर्म है, 501 टर्म कैसा है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा आएगा, 502 आएगा। ठीक है, दैट इज आंसर। आई होप बच्चों आपको ये प्रॉब्लम समझ आया है ना। ऐसे करके हम बहुत सारे ऐसे, मतलब आपको ये पता लगाना हो कि कौन सा टर्म पॉजिटिव है, कौन सा टर्म नेगेटिव, विच टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव है, फर्स्ट नेगेटिव, या फिर कितनी टर्म्स पॉजिटिव है, कितनी टर्म्स नेगेटिव है। अगर सीरीज फाइनाइट गिवन है तो हम बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। प्रॉब्लम्स और भी करते हैं ना। अभी हमने क्या किया, दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा एग्जाम्पल कर लिया, तीसरा एग्जाम्पल, मतलब तीसरा प्रॉब्लम हमने कर लिया। नाउ
एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ। ठीक है, इसमें हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लिखते हैं ना, कई सारी प्रॉब्लम्स लिखते हैं। मान लो कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये लिखा, मान लो हमारे पास में क्या इन एपी, ये जेई मेन का प्रॉब्लम, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, आपसे पूछ रहे हैं ना। इन एपी मान लो कि आपके पास नाइन्थ टर्म कैसा है, 0 है, एंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड, यू हैव टू फाइंड द टी 49 अपॉन टी 29। आपको 49 अपॉन 29 का रेशो फाइंड आउट करना है। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या बच्चों आ जाएगा? बिल्कुल, है ना। हाँ, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो आप समझिए, भाई कोई एपी है तो एपी का 9 टर्म कितना दे रखा है, 0, तो 9 टर्म वैसे आएगा कितना, ए प्लस एट डी होगा। ये कितना है, 0। भाई फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। ना पूछा गया है आपसे टी 49 अपॉन में टी 9 पूछा हुआ है। ठीक है, अगर अच्छा ये पूछा होती तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ, ए प्लस 48 डी हमने यहाँ लिखा, अपॉन में यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस 8 डी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है ना, जेई मैंने बहुत ही आसान प्रॉब्लम पूछा था। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 8 डी। ना एक काम करते हैं, ए का वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया माइनस ऑफ 8 डी, और यहाँ कितना लिखा हुआ, 48 लिखा हुआ, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 8 डी यहाँ लिखा। ठीक है, सॉरी 29 टर्म, 29 ना, इसका रेशियो निकालना है ना, ए प्लस 28 डी है ना, ये आ गया। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 28 डी। ना इस वाले पार्ट को आप सिंप्लीफाई कराएंगे तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 40 डी आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 20 डी आ जाएगा। डी से डी कैंसिल हो गया ना, फाइनली कितना आ गया, 2 आ गया। ये इसका आंसर आया। क्लियर बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई ना। फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर था, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ना। एक और प्रॉब्लम पूछते हैं आप लोगों से, और प्रॉब्लम बताइए। मान लो हमारे पास में कोई एपी है, इन एपी, एपी के बारे में ही बात कर रहे हैं, और एपी का आपको एम टर्म कितना दे रखा है, 1 अपॉन एन गिवन है। एन एनएथ टर्म की अगर हम बात करें तो एन टर्म कितना है, 1 अपॉन एम है। क्वेश्चन है फाइंड, यू हैव टू फाइंड एम एन टर्म, आपको फाइंड आउट करना है। क्या हम निकाल सकते हैं? ठीक है, हाँ सॉल्व करिए। देखो बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना। एक सीक्वेंस है, आपको उसका एन टर्म, एम टर्म पता है और एन टर्म पता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, एम एन टर्म निकालना है। तो देखो क्या है, गिवन क्या है। देखो मैथ्स में ना हमेशा इस बात का बड़ा ध्यान रखा करो, दिया हुआ क्या है और पूछा क्या गया है, इट डिपेंड्स, है ना, इस बात को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो गिवन हमारे पास में क्या है, गिवन है एम एच टर्म, कितना दे रखा है, 1 अपॉन एन दे रखा है। ठीक है ना, एन एच टर्म कितना गिवन है, ए 1 अपॉन एम गिवन है। पूछा क्या गया है आपसे, स्लो क्यों चल रहा है, आपसे पूछा गया है एम एन टर्म पूछा गया है। अच्छा, एम एन टर्म अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना है, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा एम एन टर्म। ठीक बात है। अच्छा दिखाए तो एक्चुअली आंसर ही लिखा हुआ है। अब क्या ए और डी आपको मालूम चल जाए, ए और डी दो अननोन है ना। अब ए और डी आपको मालूम चल गया तो ए और डी की वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, टी एम एन ए टर्म आ जाएगा। बात समझ गए? अब मैंने एक काम क्या किया, ए और डी दो अननोन है, तो दो अननोन को निकालने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ दे रखी है। तो एम एट टर्म अगर मुझे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, और दैट इक्वल टू कितना आ गया, 1 बाई एन आया। नाउ आगे अगर इसको हम बात करें तो ए प्लस, ये कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन एम आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई ना। एक काम करते हैं, ए और डी हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए ना। मान लो कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब दो इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशंस, दो अननोन को फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कि हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो अंदर मल्टीप्लाई किया एम डी और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एन डी बना, तो मतलब डी तो हमने कॉमन ले लिया, एम माइनस एन आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एन माइनस ऑफ 1 अपॉन एम आ जाएगा ना। उसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन एम, एम माइनस एन अपॉन में एम एन आया। तो अच्छा, एम एन से एम एन ये कैंसिल हो गया, मतलब ध्यान से अगर देखा जाए तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन एम एन आ गया। ठीक है, अच्छा डी के वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो करस्पॉन्डिंग में ए निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 अपॉन एम एन आ रहा है, हमने यहाँ रखा, और दैट इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन एम आया ना। ए का अगर वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एम माइनस ऑफ एन माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, एम एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एम लिखा हुआ है, हमने एक काम किया, एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो बेस हमारे पास सेम है, तो एन माइनस ऑफ एन माइनस 1 अपॉन में कितना आ गया, एम एन आया। एन से तो एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ एम एन आ गया।
तो ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 1/mn आ गया और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1/mn आया। हमें क्या करना है, mn टर्म हमें निकालना है, तो यहाँ से तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रेड कलर में आप देखिए ना, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/mn प्लस साइन ऑफ mn-1 हमने यहाँ लिखा, और डी का वैल्यू कितना आ रहा है 1/mn आ रहा है। ये आ गया, ठीक है ना। नाउ उसका देखो बेस सेम है, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को आप ऐड कर दोगे तो mn-1 अपॉन में कितना आ जाएगा, mn आया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अगर इससे कैंसिल हो गया तो mn/mn, ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब mn टर्म कितना आ जाएगा 1/m आएगा। क्लियर बच्चों। नाउ एग्जांपल 4 में, अच्छा इसमें और भी प्रॉब्लम पूछते हैं ना इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स। नाउ अच्छा आप एक और प्रॉब्लम बताइए, थर्ड प्रॉब्लम, ये भी आसान सा प्रॉब्लम है। मान लो आपको अगर एक सीक्वेंस है इन एपी आपको mth टर्म दे रखा है n और nth टर्म आपको दे रखा है m। क्वेश्चन है फाइंड m प्लस nth टर्म, आपको फाइंड आउट करना है भाई m प्लस nth टर्म क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं भाई, m प्लस nth टर्म की अगर बात करें कितना आएगा, a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा। नाउ अब पॉइंट समझो, ये हमारे पास एक्चुअली आंसर ही लिखा हुआ है, बस ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, m प्लस nth टर्म आ जाएगा ना। ए और डी को निकालने के लिए दो कंडीशंस गिवन है, क्या दे रखा है, mth टर्म कितना n गिवन है, मतलब mth टर्म अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, a प्लस फर्स्ट टर्म हमने a मान रखा और कॉमन डिफरेंस d मान लिया, तो ये n आ गया ना। nth टर्म के अगर बारे में बात करें तो यहाँ m और ये कितना आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इक्वल टू कितना है m आया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ तो a कैंसिल हो गया, ये भी d कैंसिल हो जाएगा, तो d यहाँ से आ गया और m माइनस ऑफ n यहाँ से आया और यहाँ से आया n माइनस ऑफ m, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बस कितना वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, तो -1 होने से बाहर आ गया ना, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो d इक्वल टू -1। ओके, d के वैल्यू को मैं कहीं भी पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर दिया तो करस्पॉन्डिंग जो a आएगा, करस्पॉन्डिंग a कितना आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू में -1 और दैट इक्वल टू कितना है m आया, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा m, इसको इस साइड लेके गए तो n-1 दिया गया ना, a का वैल्यू हमारे पास में आया। हमें तो ये निकालना है t m प्लस n टर्म हमें फाइंड आउट करना है, कितना आ जाएगा ये आएगा m प्लस n-1, a का वैल्यू तो ये आ गया प्लस साइन ऑफ m प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ गया। ठीक है, देखा अपोजिट साइंस क्या आ रहे हैं तो कैसे हो जाए कैंसिल, अगर ये कैंसिल हो गया तो फाइनली कितना आंसर आ गया हमारे पास 0 आ गया। ठीक है बच्चों, ना बच्चों हमने यहाँ तक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, कहीं कोई इशू नहीं आया इस सवाल में ना। ना एक और काम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ना, तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइएगा अच्छे ढंग से कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 √3 और √5, ठीक है, कैन नॉट बी टर्म ऑफ एन एपी, मतलब आपको बताना है कोई भी एक एपी के अंदर, मतलब कोई इस तरह का एपी होगा ही नहीं जिसके अंदर टर्म √2 √3 एंड √5 आ रहा है। यू हैव टू प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे बताइए और सोचिए। मतलब हमारे पास में क्या है, कोई भी एक एपी लिखा हुआ है तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उस एपी के अंदर √2 और √3 और √5 ये तीनों टर्म नहीं हो सकते एक साथ, है ना। एंड यू हैव टू प्रूव दैट, कैसे प्रूव करेंगे। चलो बच्चों, तो एक काम करो, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने एंड पे ट्राई करिए प्रॉब्लम को, एंड देन सीधा सॉल्यूशन ना, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो बड़े अच्छे ढंग से ध्यान से समझिएगा। नाउ पॉइंट इज दैट, मैंने एक काम किया कि एपी ऐसे लिया, ये एपी है और ये टर्म्स जा रही है, एपी की टर्म्स है ना, डॉट 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 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मान लो कहीं बीच में एक टर्म √2 आ रहा होगा, ठीक है, मान लो कहीं एक टर्म √3 आ रहा होगा, मान लो कहीं पर बीच में एक टर्म √5 आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा। हमने क्या किया, मान लिया कि लेट हमने क्या अज्यूम किया, लेट √2 √3 एंड √5 आर द टर्म ऑफ एपी, आर द टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की टर्म है। ठीक है, हमने इस बात को अज्यूम कर लिया और ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो पीमा टर्म है दैट इज √2 है, पी टर्म,
और क्यू एट टर्म हम ये मान लेते हैं कि √3 है, और मान लेते हैं कि आर एट टर्म कितना है, √5 है। ये आपने मान लिया ना। ना एक काम हमने यहाँ तक तो सॉल्व किया ना। अब देखो एक बात समझे, अगर पी एच टर्म हमारे पास में दे रखा है तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म अगर ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो पी एच टर्म को हम लिख सकते हैं ए इंटू पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है ना। √3 अगर मुझे लिखना है, सॉरी क्यू एट टर्म मुझे लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। नाउ सिमिलरली इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, तो ए प्लस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई ना। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड लेते हैं और ये इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, 3 इक्वेशंस आ गए। अच्छा ये बात तो ठीक है कि हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया कि पी एट टर्म क्यू एट टर्म आर एट टर्म, उसका फॉर्मूला लगा दिया है। अल्टीमेटली मुझे प्रूफ करना है ना, तो कैसे प्रूफ करेंगे ना। अब देखो आप लॉजिक समझिए, एक काम करें हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ कितना बचेगा, पी माइनस क्यू इंटू में डी आ जाएगा, डेट इक्वल टू कितना आया, √2 माइनस ऑफ √3 आया। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट अगर कराएंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ गया, क्यू माइनस आर आया, इनटू में डी आ गया, यहाँ से कितना है, √3 माइनस √5। ठीक है, चलो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। क्यों कैलकुलेट किया, अब इस बात को आप समझिएगा बड़े ध्यान से। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा p माइनस क्यू, नीचे कितना आ जाएगा, q माइनस ऑफ r आ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखें तो यहाँ कितना आ गया, √2 माइनस √3 आ गया, अपॉन में यहाँ कितना आएगा, √3 माइनस √5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ तक तो हमने इस बात को सॉल्व कर लिया ना। अब इस बात को ध्यान से देखें तो पी एथ क्यू एथ, मतलब अगर मैं बात करूं कि पी क्यू और आर के अगर बारे में बात करें तो पी क्यू आर तो कैसे आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, और सभी डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स है ना। तो ये ऊपर अपने आप में एक इंटीजर लिखा हुआ, नीचे भी अपने आप में एक इंटीजर लिखा हुआ, मतलब इस ओवरऑल टर्म के अगर बारे में बात करें तो ये टर्म कैसा लिखा हुआ है, रैशनल। ये टर्म रैशनल है। अच्छा इस टर्म को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये टर्म कैसा लिखा हुआ है, इर्रेशनल। और भाई यहाँ से क्या आ रहा है, रैशनल बराबर इर्रेशनल आ रहा है, जो पॉसिबल है क्या, क्या ये सही लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं नहीं ये सही नहीं लिखा हुआ। मतलब अगर ये सही नहीं लिखा हुआ मतलब फॉल्स लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रिजल्ट अगर रॉन्ग आया है तो इट मीन कि ऊपर हमने जो माना था कि भाई ये सभी टर्म्स एपी में है, तो वो कैसा है, गलत हो गया। मीन्स बात को समझिए, अगर ये सही हो रहा होता, अगर ये सब कुछ सही होता तो उसको सिंप्लीफाई करते करते एक सही रिजल्ट आता। ठीक है, इसका मतलब सही रिजल्ट नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही नहीं है। इट मीन कि ऊपर की जो सारी बातें वो कैसी है, गलत है। ऊपर की सारी बातें गलत हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 √3 एंड √5 दे कैन नॉट बी ए टर्म ऑफ एन एपी। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देन कि कॉन्ट्राडिक्शन से आप कह सकते हैं कि रैशनल कभी इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये गलत लिखा हुआ, इट मीन कि गलत आया, तो इट मीन हमने ऊपर जो अज्यूम किया हुआ है वो कैसा है, गलत है। तो दैट मीन्स कि √2 √3 एंड √5 कैन नॉट बी ए टर्म ऑफ एन एपी। मतलब ये क्या है, कभी भी एपी के एक टर्म नहीं हो सकते ना। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई ना। नाउ इसके बाद मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ ना, और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेते हैं, मतलब समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। अब क्या करना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है। अब देखो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इनका प्रोसीजर्स होता है सॉल्व करने का ना, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा ना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना। आपको कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करना, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स तो किस तरह से निकालेंगे ना। तो देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं ना, क्वेश्चन है ना, पहले तो क्वेश्चन ही लेते हैं। एक एपी हमने लिया, AP1। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट टर्म लिखा 3। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। ना नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करना है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट एक एपी हमने लिया, एपी फर्स्ट एपी लेते हैं। इसके टर्म्स है, पहला टर्म है 2, फिर अगला टर्म है 5,
फिर 8 और फिर 11 करके इस तरह से लिखा हुआ है। मान लो टोटल 100 टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा हमने एक एपी लिया AP2 और इसके अंदर टर्म्स लेते हैं 3, कॉमन डिफरेंस 5 लेते हुए चलते हैं ना। यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास, अगला टर्म आ जाएगा 13, ठीक है। 5 अगर यहाँ पे ऐड कराएंगे तो 18 आ जाएगा ना। इस तरह से लिखते हैं, मान लो कि 80 टर्म्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ आपको करना क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक और क्वेश्चन आपके लिए देंगे ना, उसको आप अपने आप से ट्राई करना। उसके बाद देखो इस वाले टॉपिक को लेकर के 2 प्रॉब्लम्स जेई एडवांस में आई हुई है, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम्स अभी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं और करने वाले हैं, तो आप उन दोनों प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से सॉल्व करिएगा ना। नाउ तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या देखा है तो कैसे सॉल्व करते हैं इसका प्रोसीजर समझिए। एक्चुअली इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, तो आपको एक मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड मेथड, आप उसको ध्यान दीजिए ना। देखो पहला काम तो हमें करना क्या चाहिए, जो AP1 है उसको आप पहले लिखो कंप्लीट, है ना। तो 2 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 8 यहाँ आया, 11 यहाँ आया, डॉट डॉट इसका 100 टर्म लिखते हैं, मतलब T100 अगर मुझे लिखना है, T100 कितना आ जाएगा A प्लस n-1 99 इंटू कितना आ जाएगा D कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। अच्छा इसको अगर मल्टीप्लाई कराए तो 300 माइनस 3 कितना आ जाएगा 297, उसमें 2 ऐड कर दिया तो 299 आया, मतलब इसका 100 टर्म कितना आ रहा है 299 आया, ठीक है ना। एक और एपी की बात करें, दूसरा एपी की अगर बात करें AP2, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 3 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 8 के बाद कितना आ रहा है 13 आया, ठीक है ना। अगर बात की जाए अब देखो इसका 100 मतलब 80 टर्म मैं यहाँ से लिखता हूँ, 80 टर्म हमने लिखा, 80 टर्म की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा ए तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, n-1 कितना है 79 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 आ गया। 80 इंटू 5 देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका होना चाहिए, 79 को लिख दो आप 80-1, तो 80 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 400 आ गया, -5 किया तो 395, 395 में 3 ऐड किया तो 398, ये आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर इस टर्म को आप लिखना स्टार्ट करें तो मैं देखो थोड़ा आगे तक लिखता हूँ ना, इसको ऐसे लिखा करो आप लोग 398, जबकि इसमें टर्म्स कम है और एक पीछे तक लिखा है ना, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक सा लगे ना। अब पहले AP1 है वो तो 299 तक जा रहा था, दूसरा वाला जो AP है वो कहाँ पे जाके एंड हो रहा है 398 पे जाके एंड हो रहा है। इट मीन कि आपको एक बात तो समझ में आई कि अगर वो मैक्सिमम अगर लास्ट कॉमन टर्म अगर हो सकता है तो ये कितना आ सकता है 299 ही आ सकता है मैक्सिमम लास्ट कॉमन टर्म, ठीक है। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना। ना पहला काम तो हमने क्या किया, लास्ट टर्म को हमने लिख लिया और सीरीज को उस तरह से थोड़ा रियलिस्टिक लिखा। ये पहले कंप्लीट हुआ, ये बाद में जाके कंप्लीट है, 398 है ना, 98 पे आके खत्म हो रहा है ना। ओके अब आप बात को समझिए, क्या दे रखा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे उसके बाद देखो कॉमन टर्म आपको सीरीज लिखना है, कॉमन टर्म सीरीज। तो कॉमन टर्म सीरीज लिखना है तो देखो पहले तो कुछ बातें आप समझो कि जो कॉमन टर्म वाली सीरीज होगी वो अपने आप में एक एपी होगी, ठीक है। पहली बात ये भी हम प्रूफ करने वाले हैं ना। पहले तो कॉमन टर्म सीरीज की बात करें तो वो एपी होगी, तो एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म तो देखो आप एक काम ये कर सकते हो, पहले टर्म्स को आपने कुछ आगे एक्सटेंड करके लिखा, तो फर्स्ट टर्म तो मैं आसानी से देख करके ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया फर्स्ट टर्म तो 8 आ गया, ठीक है। कई बार क्या होता है फर्स्ट टर्म निकालना ही मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है, उसका भी तरीका बताएंगे। और जो कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन टर्म सीरीज की बात कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करें, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो कॉमन टर्म पहली वाली जो सीरीज है इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 आया, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो कॉमन टर्म जो सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 15 आएगा। तो सीरीज क्या होगी, अगर हम सीरीज की बात करें तो भैया सीरीज ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 8 आ गया, सेकंड टर्म कितना आ जाएगा 8 प्लस डी, इससे अगला वाला टर्म कितना आएगा 8 प्लस 2d, फिर 8 प्लस 3d आएगा और डॉट डॉट चलते जाएंगे, तो लास्ट में यहाँ पर nth टर्म आ रहा होगा, लेट tn मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस सीरीज का हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आपको निकालना है, तो फर्स्ट टर्म ये आएगा, अगला टर्म ये आ रहा है, उससे अगला टर्म ये आएगा और लास्ट वाला टर्म ये आएगा। तो अब देखो आपको बात करना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो देखो कॉमन टर्म जो होगा लास्ट कॉमन टर्म कितना जा सकता है 299 जा सकता है, तो हमने क्या किया लेट, हमने लिखा लेट, हमने क्या लिखा लेट लिखा ना, इस बात का ध्यान से समझिएगा ना, लेट कि 299 इज लास्ट कॉमन टर्म, लास्ट कॉमन टर्म, ठीक है, मान लिया ना। तो इस मीन की टीएन का वैल्यू कितना आ गया 299 आया। अच्छा टीएन का वैल्यू का 299 आया, इट मीन कि टीएन क्या है इसका एनएट टर्म, इसका एनएट टर्म लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 15, तो 15n
ठीक है, एन इक्वल टू हमने 1 पुट करा तो 15 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए 8 चाहिए, तो कितना करते हैं -7 कर देते हैं। तो 299 तो हमने यहाँ से लिखा ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 15n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 306 यहाँ से आ गया। अच्छा, अगर इसको आप सिंप्लीफाई कराएंगे तो 15 से अगर इसको कट किया जाएगा तो 20 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आया, मतलब n का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जाएगा 20 पॉइंट समथिंग आया। अच्छा, n का वैल्यू 20 पॉइंट समथिंग आया तो मतलब इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 20 आ रही है, पहली बात तो हो ना। 20 पॉइंट समथिंग एक्चुअली किस बात को बता रहा है कि 299 जो होगा एक्चुअली वो इस सीरीज का कॉमन टर्म सीरीज का लास्ट टर्म नहीं बनेगा। ठीक है, 299 क्या होगा इस सीरीज का लास्ट टर्म नहीं है, इसका मतलब इससे पहले वाले कोई ना कोई टर्म कैसा होगा लास्ट कॉमन टर्म आ रहा होगा। ठीक है, एक बात तो आपको क्लियर हो गई। तो 20 पॉइंट समथिंग है ना, पॉइंट समथिंग तो ये बताना चाह रहा है कि हमने ये मान के चले थे कि भैया 299 इस सीरीज का एक लास्ट टर्म है, तो n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, एंड जबकि एक इंटीजर होना चाहिए था, तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि 299 इज नॉट ए लास्ट टर्म ऑफ दिस लास्ट कॉमन टर्म ऑफ दिस सीरीज है ना। ठीक है, तो इससे कुछ ना कुछ पहले आ रहा हुआ तो मतलब 20th टर्म, मतलब इस सीरीज का 20th टर्म कैसा होगा लास्ट कॉमन टर्म होगा। तो ठीक है, T20 में यहाँ से अगर कैलकुलेट करता हूँ तो T20 अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस ए, तो कितना आ गया 15, यहाँ से कितना है 19 इंटू डी का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 15 यहाँ से आ जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास 190, तो यहाँ से आ जाएगा 190 का आधा हमारे पास हो जाएगा 95, तो 5 तो यहाँ से आ गया, 8 यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से आया 285। 285 में अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 293 आ गया। ठीक है, तो लास्ट जो कॉमन टर्म आएगा T20 कितना आ रहा है 293 आया। 293 का मतलब अगर इस AP की बात करें तो इससे पहले वाला टर्म कितना आ रहा होगा 296 आ रहा होगा कॉमन डिफरेंस, या 293, मतलब ये वाला टर्म कैसा बनेगा लास्ट कॉमन टर्म बनेगा। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हुआ नाउ? अच्छा, बात समझिए, कॉमन टर्म हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया ना। नाउ अब हम बात ही समझते हैं कि पहली बात तो देखो फर्स्ट कॉमन टर्म सीरीज की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म पहले आपने क्या किया, थोड़ा सा जुगाड़ करते हो, थोड़ा सीरीज को लंबा सा लिखते हुए 2 4 5 10 टर्म लिखा आपने, फर्स्ट टर्म आपने लिख दिया। देन उसके बाद आपने सेकंड टर्म एलसीएम कॉमन डिफरेंस आपने डी लिखा, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आ जाएगा पहले और दूसरी वाली सीरीज का एलसीएम होगा है ना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब ये बात एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली क्यों इसका एलसीएम होगा ना, इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो देखो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो बहुत ध्यान से समझो। तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया सभी टर्म्स को नंबर लाइन पे से पुट किया। ये पहला टर्म तो हमारे पास कितना आ रहा है 2 आया, ठीक है, 2 के बाद में कितना आ रहा है 5, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 के बाद कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 के बाद कितना 11 आया, 11 के बाद कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, 11 के बाद में जब यहाँ पर लिखेंगे तो 14 आएगा, 14 के बाद में 17 आ जाएगा। अगला टर्म हमारे पास कितना है 14 आ रहा है, 17 आ रहा है और फिर यहाँ पर 18 आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आपने लिखा। अब देखो पहले वाले एपी की बात करें, AP1 की बात करते हैं और AP2 की बात करते हैं ना। AP1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2 से स्टार्ट होने के बाद में फिर कहाँ जा रहा है 5 पर जा रहा है, 5 पर जाने के बाद में फिर कहाँ जा रहा है वो 8 पर जा रहा है, और 8 पे जाने के बाद में फिर कुछ ऐसे कहाँ गया 11 पे गया, 11 के बाद 14 पे जा रहा है, 14 के बाद 17 पे जा रहा है। ठीक, ऐसे चल रहा है। ठीक है, इस वाले की बात करें तो 3 से स्टार्ट हुआ, पहले 8 पे गया है ना, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 3 से स्टार्ट हो रहा है, ओके स्लो हो गया थोड़ा सा, 3 से स्टार्ट हुआ पहले 8 पे गया, 8 के बाद में फिर वो क्या रहेगा आगे ऐसे मूव करेगा ना, 8 के बाद 13, 13 पे जाएगा, 13 के बाद में फिर वो 18 पे जा रहा होगा। ठीक है, और 18 के बाद में फिर कुछ ऐसे जाएगा ना, ऐसे चलता रहेगा, ये वाला टर्म भी ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है। मान लो कि अगली बार यहाँ कहीं मिल रहा है ना, इसने भी अगली बार यहाँ कहीं मिला। ठीक है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म अगर देखें तो पहली बार तो उन्होंने कहाँ मुलाकात करी, यहाँ मुलाकात की, फर्स्ट टाइम तो उन्होंने यहाँ मुलाकात की 8 पर। ठीक है, 8 से देखो ये चलना स्टार्ट हुआ। अब देखो बात को समझिए ध्यान से कि भाई ये कैसे चल रहा है, 3 3 के स्टेप्स में चल रहा है। 8 के बाद 3 स्टेप चला, फिर उसके बाद 3 स्टेप चला, उसके बाद में फिर 3 स्टेप चला, फिर 3 स्टेप चला, फिर 3 स्टेप चला, फिर 3 स्टेप चला, ऐसे आगे मीट कर गया, मतलब 3 3 स्टेप चल रहा है। इट मीन कि हम एक बात ही कहेंगे भाई ऊपर जो डिस्टेंस आ रहा है वो कैसा होना चाहिए 3K का मल्टीपल होना चाहिए।
ये बात बोल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें नीचे वाली सीरीज की, तो भाई कैसा चल रहा है, 5 5 के स्टेप पे चल रहा है, 5 का स्टेप चला, फिर 5 का स्टेप चला, ऐसे चलते जा रहा है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग दैट कैसा होना चाहिए, 5k का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें पहुंचना है तो भाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग एक 5 का मल्टीपल होना चाहिए नेक्स्ट मीटिंग के लिए, है ना। इट मीन कि ओवरऑल मतलब जो डिस्टेंस है वो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, नेक्स्ट जो मीटिंग टर्म होगा, फर्स्ट टर्म तो आपका 8 आ गया, नेक्स्ट जो मीटिंग टर्म आएगा वो कैसा आएगा, 15 का मल्टीपल होगा, तो नेक्स्ट मीटिंग टर्म हमें मिल गया। सिमिलरली फिर जब आगे चलेंगे तो अगेन हमारे पास में कैसा आएगा, ये 3 3 के टर्म से चलेगा, 5 5 की, तो अगेन वो 15 का मल्टीपल बनेगा। तो देखो एक बात आप समझो, फर्स्ट कॉमन टर्म के बाद में ये 15 के बाद मिला, फिर अगला टर्म भी 15 के बाद मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमन टर्म सीरीज है, कॉमन टर्म की जो सीरीज है वो अपने आप में क्या होगी, एपी होगी, पहली बात एपी होगी, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप डायरेक्ट ऐसे याद ही रखिए ना। नाउ आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना। नाउ एक और प्रॉब्लम की हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए अच्छे से। एक और प्रॉब्लम देते हैं, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ लिखा। दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, मान लो कि एक एपी हमारे पास दे रखा है, इसमें टर्म्स ले लेते हैं कुछ। मान लो 2 से स्टार्ट किया, 3 से एलसीएम, 3 कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 2 5 8 11, कुछ इस तरह से चलते चले गए, और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 100 टर्म ही ले लेते हैं। दूसरी बात है ना, एक और एपी हमने लिखा AP2, दूसरा एपी और ले लेते हैं। मान लो एक टर्म 3 से स्टार्ट करते हैं, कॉमन डिफरेंस 4 लेके चलते हैं, 3 और 4 4 लेके चलते हैं, 3 और 7 यहाँ लिखा, फिर हमने 11 लिखा। ऐसे करके कुछ भी ऐसा लिख दिया, एक प्रॉब्लम बना लिया। मान लो कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 120 टर्म्स है। ठीक है, टोटल टर्म्स यहाँ कितनी है, 120 है। ठीक है, नाउ अब पॉइंट समझिए, यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, आपको निकालना है कॉमन टर्म कितनी आ रही होंगी। तो पहला काम तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान तरीका होता है, पहले तो आप इसका 100 टर्म निकालिए। इसका 100 टर्म लिखेंगे तो कितना है, a प्लस n माइनस 199 इंटू डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आया, तो ये कितना बना आपका 300 माइनस 3, तो 297 में 2 ऐड किया तो 299, अगेन फिर से यही नंबर बन रहा है ना। पहले यही लिया था क्या, आप अभी यही तो लिया था, 120 है ना। यहाँ पे बस एलसीएम बदल दिया, अच्छा ये भी 3 से ले लिया ना, बस वो कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 ले लिया ना, नंबर ऑफ टर्म्स 120 ले लिया, 3 7 चल रहा है ना। फर्स्ट टर्म तो कितना है, 3 आ गया। नाउ कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ से तो आ जाएगा 119, तो यहाँ से आ जाएगा इनटू में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 यहाँ से आया तो अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 120 गुणा 4 करेंगे तो 480 आएगा। 480 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 476 आ जाएगा। 476 में अगर 3 ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 479 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ना तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि अगर AP1 के अगर बारे में बात करें तो भैया 2 5 8 11 कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब ये 299 पे जाके एंड हो जाएगा। दूसरे की अगर बात करें तो 3 7 11 कुछ ऐसे चल रहा है, और ये अगर एंड होगा जाकर के कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, 479 पे जाके एंड हो रहा है ना। टर्म्स को उसी हिसाब से ना दूर दूर करके ऐसे लिखा। अब देखो एक बात तो ये समझ में आएगी, जो लास्ट मैक्सिमम कॉमन टर्म आ सकता है कितना आ सकता है, 299 आ सकता है। ठीक है, कॉमन टर्म सीरीज के बारे में बात करें तो पहले तो हमने इसका फर्स्ट टर्म लिखा, जो चलो ठीक है, हमने डायरेक्ट देखने पे समझ में आया, कुछ टर्म्स को हमने लिखने पर कि फर्स्ट टर्म तो कितना आ रहा है, 11 आया। कॉमन डिफरेंस डी के बारे में अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, इन दोनों का एलसीएम, तो D1 D2 का एलसीएम कितना आ रहा है, D1 का, इसका इसका तो कॉमन डिफरेंस 3 आया, इसका कॉमन डिफरेंस 4 आया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें मालूम चली। ओके, तो अगर हम सीरीज अगर लिखें तो सीरीज क्या बनेगा, सीरीज तो भैया ये बनेगा ना, फर्स्ट टर्म 11 आ गया, सेकंड टर्म आ जाएगा 11 प्लस डी, थर्ड टर्म आएगा 11 प्लस 2d, थर्ड टर्म आ जाएगा 11 प्लस 3d। ये कुछ हैंग जैसा क्यों हो जाता है, और लास्ट वाला ऐसे टर्म्स चलते चले जाएंगे ना। मान लेते हैं लास्ट टर्म कितना nth टर्म है, तो हम एक बात ये बोल सकते हैं कि लेट वही जो nth टर्म है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, 299 के से छोटा ही आएगा या इसके बराबर आ सकता है ना। ठीक है, तो tn nth टर्म यहाँ से लिखें तो कितना आ जाएगा, 12n, तो हमने यहाँ से लिखा। अब हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए फर्स्ट टर्म, तो -1 हमने यहाँ से कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 299।
अब देखो बात को समझिए, तो 12 तो हमने यहाँ से लिख लिया, 12 एंड ये कितना आ जाएगा, 300 आ गया, लेस देन इक्वल टू ना, एन का अगर वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 300/12 हमने यहाँ से लिखा, 12 से अच्छा ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 6 बचा, 12 से अच्छा 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, एन का वैल्यू कैसा आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, एन 25 के इक्वल होगा या 25 से छोटा होगा। इट मीन कि भैया इसका मतलब क्या, एन की वैल्यू अगर इंटीजर है तो मतलब ये 299 कैसा आ रहा है, इस वाली जो कॉमन टर्म सीरीज का जो लास्ट कॉमन टर्म है, एक्चुअली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 299 ही आ जाएगा। ठीक है, और एन का वैल्यू कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आ रही है हमारे पास इस सीरीज में, कितनी टर्म्स आ रही है, 25 टर्म्स आ रही है, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितना आ गया, 25, यही हमारे पास आंसर हुआ। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हमने अभी तक एक कंसेप्ट सीख लिया कि अगर मान लो कि आपका 2 एपी दे रखी है या 3 एपी दे रखी है, आपको नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीख चुके हैं ना। तो अगर 2 एपी के बिना या 3 के बिना या 4 के बिना आपको नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना होता है, तो आप जो तरीका मैंने आपको सिखाया है यहाँ पर, आप इसको फॉलो करिए ना, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है ना। एक दो तरीके और भी हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, बट ये सबसे बढ़िया तरीका है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, अपने कुछ जैसे प्रॉब्लम्स हैं आईआईटी जेईई एडवांस में क्या हुआ है कि इस वाले कंसेप्ट को लेकर के प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चे, नाउ तो आगे हम चलते हैं, मूव करते हैं। तो देखो दो प्रॉब्लम्स, एक तो जेईई एडवांस 2018 में प्रॉब्लम आया था पेपर 1 में, और दूसरा प्रॉब्लम कब आया था, जेईई एडवांस 2019 में आया था, मतलब 2 साल लगातार प्रॉब्लम आया इसी वाले कंसेप्ट पर बेस्ड, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है प्रॉब्लम के अंदर, डायरेक्ट ना बोल करके इनडायरेक्ट वे में उसने प्रॉब्लम पूछ लिया ना। ठीक है, ना तो प्रॉब्लम मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्या दे रखा है, लेट एक्स बी ए सेट दे रखा है ना, कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट टू 18 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इस प्रोग्रेशन के फर्स्ट तो 18 टर्म्स इस सेट एक्स के अंदर आ रहे हैं, वाई विद अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2018 टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी के तो 18 टर्म्स वो बाई सेट के अंदर आ रहे हैं ना। देन आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है इन द सेट ऑफ एक्स यूनियन वाई। अच्छा एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे होंगे, ये आपसे पूछा हुआ है। अच्छा देखो ध्यान से आप समझिए, सवाल को भी सॉल्व करेंगे, पहले तो आप रफ डायग्राम समझो ना, रफ पॉइंट समझिए ना, कि अगर आपको क्या निकालना है, सेट ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एक्स यूनियन वाई आपको फाइंड आउट करना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स आएगा प्लस साइन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स ऑफ इंटरसेक्शन वाई है ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो सेट एक्स में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2018, तो 2018 एलिमेंट्स आ गए, सेट वाई के एलिमेंट भी हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है ना, सेट एक्स और सेट वाई में नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट कितने हुए, मतलब इन दोनों एपीज में नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट कितने आएंगे, इस तरीके से इसने प्रॉब्लम को पूछ लिया था ना। फर्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा सेकंड प्रॉब्लम को देखिए, इसको भी सॉल्व करने वाले हैं ना। सेकंड प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है, लेट एपी हमारे पास में दे रखा है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है ना, आगे उसने बता रखा है ना कि डिनोट द सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है ना, डी कैसा पॉजिटिव है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, एक एपीए दे रखा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, दूसरा एपी हमारे पास ये दे रखा है, तीसरा एपी दे रखा है, तो तीनों का जो कॉमन जब लेंगे तो आपको मालूम है कि जब 3 एपी है या 2 एपी है, तो अगर जो एपी है उनकी कॉमन टर्म से अगर आप जो सीरीज बनाओगे, वो सीरीज अपने आप में क्या होगी, एपी ही होगी। तो देखो वो तो एपी उसने बोल ही रखा है, तो उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो आपसे पूछा हुआ ए प्लस डी का वैल्यू क्या होगा, है ना। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, दोनों ही प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे और आसान प्रॉब्लम है ना। तो दोनों प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग क्या करना। अच्छा एक और बात बच्चे ना, आप दोनों प्रॉब्लम्स को अपने एंड पे आप ट्राई करिए ना, ठीक है, अपने एंड पे आप ट्राई करो एंड देन सीधा सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन को फिर चेक करिए ना। अच्छा एक इसका आंसर तो मुझे याद है कि कितना आता है, 157 आता है ना। इसका आंसर अभी ध्यान नहीं, कुछ अभी चेक करके बता देंगे ना क्या आएगा ना। ठीक है, आप वीडियो सॉल्यूशन एट द मतलब अंत तक आप देखेंगे ना, एंड तक आप देखेंगे तो आपको मतलब मालूम चल जाएगा कि क्या इसका आंसर है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक बच्चे ना, इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है ना, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स क्या दे रखा है हमारे पास में, एक सेट एक्स दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 6 है
और थर्ड टर्म कितना दे रखा है 11 दे रखा है ना, डॉट डॉट करके इस तरह से एपी दे रखी है। ठीक है, तो लास्ट का टर्म कितना आ रहा है 2018 टर्म्स आ रहा है लास्ट वाला टर्म। तो एक काम करते हैं, पहला काम तो करना क्या चाहिए, 2018 टर्म्स मुझे फाइंड आउट करना चाहिए। वो कितना आ जाएगा 1 प्लस n माइनस वन कितना आ गया 2017, तो यहाँ से इनटू में कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 तो यहाँ लिखा हुआ प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया तो 5 यहाँ से आ गया 3, 8 यहाँ से आ जाएगा, 0 यहाँ से आ जाएगा और 10 यहाँ से आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10086 आ गया। ठीक है ना, दूसरा इसका जो लास्ट एलिमेंट कितना आ रहा है 10086 आ गया। दूसरा अगर सेट की बात करें तो इस सेट में क्या क्या एलिमेंट है, पहला एलिमेंट तो 9 है, दूसरा एलिमेंट 16 है, तीसरा एलिमेंट कितना है 23 है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है तो 18 एलिमेंट्स, इसमें भी इतने ही एलिमेंट है, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो 18 टर्म्स की अगर बात करें कितना आ जाएगा a प्लस फर्स्ट टर्म इंटू एन माइनस वन कितना आ गया 2017 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 7 आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ लिखा है 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 49, तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ से 11 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ गया 14 यहाँ से आ गया। अच्छा 14119 में ना 9 ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 14128, ये आ गया ना। तो इसका लास्ट टर्म कितना आ जाएगा 14128 आ जाएगा। पहला काम तो हम यही कर रहे थे ना कि लास्ट टर्म हम लिख रहे थे। अच्छा एक बात तो आपको समझ में आई कि ये वाली सीरीज तो यहीं पे जाके एंड हो गई 10086। मतलब अगर दोनों में से अगर मैं एक बात कहूँ कि जो लास्ट कॉमन टर्म हो सकता है मैक्सिमम वो क्या हो सकता है 10086 हो सकता है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन टर्म सीरीज, जो कॉमन टर्म को लेकर के जो सीरीज हम बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या आएगा, अपने आप में एक एपी आएगा ना, ये बात हम डिसाइड कर चुके हैं पहले ही। अब समझिए ना, तो हमें जब लिखना होता है तो पहला काम तो करते हैं इसका हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म कैसे लिख सकते हैं, आप कुछ टर्म्स को आप लिखिए, जैसे 11 के बाद में 5 जोड़ देते हैं 16, तो फर्स्ट कॉमन टर्म्स तो हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है नाउ, अच्छा कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, ये आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम है ना। दिक्कत क्या है कुछ, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना दे रखा है हमारे पास, पहले का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है ना, सेकंड का कॉमन डिफरेंस कितना देगा 7 ये गिवन है ना 7, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, नाउ एपी की अगर बात करें तो अगर एपी जो कॉमन टर्म्स को लेकर के जो एपी बनेगी तो फर्स्ट टर्म तो 16 आया, अगला टर्म कितना आ जाएगा 16 प्लस डी कॉमन डिफरेंस, इससे अगला टर्म कितना आएगा 16 प्लस 2d आ जाएगा, यही आएगा ना डॉट डॉट करके। लास्ट टर्म मान लेते हैं कि nth टर्म इसका कॉमन टर्म है, तो लास्ट मैक्सिमम कॉमन टर्म क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक बात, तो हमने क्या किया लेट मान लिया, मान लेते हैं ना इस बात को नहीं सॉल्व करते, मान लेते हैं कि लेट जो लास्ट कॉमन टर्म है वो कौन सा है हमारे पास 10086 है, ये लास्ट कॉमन टर्म्स है। ठीक है, तो nth टर्म हम यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, इस सीक्वेंस का nth टर्म लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है 35 n तो हमने यहाँ से किया, n इक्वल टू 1 पुट करने में 35 आ रहा है, जबकि लास्ट टाइम क्या चाहिए 16, तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दे 19 सब्ट्रैक्ट कर दे यहाँ से, तो 10086 तो यहाँ से आया। ठीक है, अब क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 35n तो हमने यहाँ लिखा, अब एक काम ही करते हैं 19 को उधर लेके आते हैं, तो 10 में हमने पहले 10 ऐड किया तो 96 बना, 96 में फिर 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 105 आ जाएगा, तो कितना आ गया 10105, ये आ गया। तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 10105 अपॉन में कितना आ जाएगा 35 आ गया। 35 आया तो एक काम करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड कराएंगे तो 7 टाइम्स ये डिवाइड ये हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, यहाँ से फिर डिविजिबल जाएगा तो 0 यहाँ पर आएगा, फिर 2 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, 7 से अगर उसको कट करते हैं तो 7 से कट करने पे कितना आएगा, 7 से 2 टाइम्स जाएगा तो 6 यहाँ से बच गया ना, तो 62 बना, तो 7 8 जा 56, तो कितना आ जाएगा 8 टाइम्स यहाँ से चला गया 56, तो 4 और 2 अगेन हमारे पास 6 बचा 61, तो 61 में फिर 7 8 जा इतना जाएगा तो 288 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो 288 पॉइंट समथिंग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया, तो n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म हम लास्ट कॉमन टर्म लेके चले थे ना, एक्चुअली लास्ट कॉमन टर्म नहीं है, इससे पहले वाला कोई टर्म कैसा रहा हुआ
कॉमन टर्म आ रहा होगा। अच्छा एन की वैल्यू कितना आ रहा है 288 आ रहा है, तो ये किस बात को इंडिकेट करेगा कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म है वो कितने आ रहे होंगे 288 आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं 288 आए ना। अब मुझे प्रॉब्लम में करना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एक्स यूनियन वाई। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा एन एक्स प्लस एन वाई, यही आएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हटा देंगे ना। तो सेट एक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो 18 एलिमेंट्स हैं। सेट वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 18 एलिमेंट्स हैं, माइनस ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई करते हैं, तो कितना कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं 288 आ रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फाइनली अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आ गया हमारे पास 4036, तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 288 मुझे करना है, तो 288 करते हैं, 16 से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3 यहाँ पर लिखा है, 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 4 आ गया ना, 4 यहाँ पर आया, 0 यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो 3 यहाँ हो जाएगा, 37 आ गया, मतलब 3748 आ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सेट कितना आ जाएगा 3748, ये आंसर आएगा ना, बिल्कुल सही है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया हो ना। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है ये, मतलब कहीं पर भी ऐसे डिफिकल्टी नहीं है। चाहे लास्ट में थोड़ा वीडियो आ रहा होगा उससे छिप जाता होगा आंसर ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर से मतलब नहीं। अभी अगर हम इसे प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, जिन्होंने ये कंसेप्ट सीखा हुआ है। एक कॉमन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स टू बोथ एपी है ना, 2 एपी दे रखा है, 3 एपी दे रखा है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है। जिन बच्चों को अगर ये वाला मेथड अच्छे से पता होगा उनके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, 2018 का प्रॉब्लम बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत ही आसान था ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को पहले आप अटेम्प्ट करिए ना, एक बार अपने एंड पे आप अटेम्प्ट करो, देन सीधा सॉल्यूशन, फिर आप सॉल्यूशन देखिए ना। ना क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो एक एपी हमारे पास दे रखा है, इसका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये एपी गिवन है, एक एपी ए है, दूसरा एपी है, तीसरा एपी है। हमें नंबर ऑफ जो कॉमन टर्म लेंगे तो उससे एक एपी बनेगा। ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ये हमसे पूछा हुआ है ना, ए प्लस डी हमसे पूछा है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे ना, बहुत ही ध्यान से समझो प्रॉब्लम को, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। तो पहला हमारे पास एक एपी दे रखा है एपी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। एपी हम लिख लेते हैं एक बार, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 1, तो 3 3 ऐड करते जाते हैं, तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो कितना है 13, 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ऐसे कुछ लिख लिया। दूसरे एपी की बात करते हैं, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 5 दे रखा है कॉमन डिफरेंस। तो अगर एपी की बात करें तो एपी कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 2 आ गया, 5 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। दूसरा एपी हमारे पास सीध रखा है। अगर तीसरे एपी की अगर हम बात करें, तीसरा एपी क्या दे रखा है 3,7, तीसरा एपी तो फर्स्ट टर्म तो कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, तो 7 ऐड किया तो 10 आया, यहाँ 7 ऐड किया तो 17 आया, यहाँ 7 ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा एपी ये आ गया ना। अब देखो आपसे पूछा गया है, तो अब कॉमन टर्म्स को लेकर के कॉमन टर्म एक सीरीज बनानी है, मुझे कॉमन टर्म्स को लेकर के सीरीज बनानी है, और ये बात हमें क्लियर हो गया है कॉमन टर्म्स को लेकर के जो सीरीज बनेगी वो अपने आप में क्या होगी एपी होगी। तो एपी होगी तो एपी का फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है, क्या फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, दूसरा अगर एपी का हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है तो कॉमन डिफरेंस तो कितना आ जाएगा एलसीएम ऑफ क्या आएगा D1 कॉमा D2 कॉमा D3, मतलब पहली वाली जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, दूसरी वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तीसरी वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 7। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना है 35,105 ही आ जाएगा ना, एलसीएम ये आ जाएगा। अच्छा अब देखो बात समझिए, इसे भी आपको फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है तो देखो हमने कुछ टर्म्स यहाँ पे लिख रखी हैं, तो अभी तक तो उसे फर्स्ट टर्म आया नहीं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप कुछ कुछ टर्म्स से लिखते जाइए ना, थोड़ा 5 6 टर्म लिख सकते हैं, 7 8 10 12 टर्म आसानी से लिख सकते हैं, तो वैसे आप कॉमन टर्म ढूंढ सकते हैं ना। ठीक है, चलो मैं एक तरीका ऐसे ही करते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपको एक और जनरलाइज तरीका बताएंगे ना। तो 16 है, 16 में हमने क्या किया 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड करने के बाद क्या बनेगा 19 बनेगा, फिर 3 ऐड कराएंगे 22 बनेगा, फिर 3 ऐड कराएंगे कितना बनेगा 25 बना,
3 ऐड किया तो 28 आ रहा है और 3 ऐड किया तो 31 आया ना, 3 ऐड किया तो 34 आ जाएगा और 3 ऐड किया तो 35 आ जाएगा। ठीक है, कुछ टर्म्स हमने यहाँ लिख ली। यहाँ पे 5 ऐड कर रहे हैं तो 5 जब यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो ना 27 में 5 ऐड किया तो कितना है 32 आया, तो 5 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। 5 जब यहाँ ऐड करेंगे कितना है 42 आ रहा है, मतलब अभी तक तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर मान लो 7 7 ऐड करेंगे तो 7 जब यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। 7 यहाँ ऐड किया 38 आ गया। 7 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 7 यहाँ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 52, कुछ इस तरह से आ जाएगा ना। ठीक है, तो अभी तक वैसे कुछ कॉमन टर्म्स नहीं आया। अब चाहे तो देखो एक और तरीका, आप कुछ और से थोड़े से टर्म्स और बचे हैं ना, तो ऐसा लिख सकते हैं हम आसानी से ना। 52 में से मतलब 42 है, यहाँ पर 5 ऐड किया तो कितना आ गया 47 बना। 47 में हमने 5 ऐड किया तो कितना है 52 आया। तो देखो 52 के चांसेज आपको थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाया तो 17 भी यहाँ आ रहा था, 17 भी यहाँ आ रहा था, बट 17 आगे नहीं है। अच्छा, क्या 35 अगर लिखे हैं तो क्या ऐसे 52 आएगा क्या भाई? 35 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। फिर 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना है 41 आया, फिर 44 आया, फिर 47 आया, फिर 47 में हमने सॉरी कुछ गलत ऐड कर दिया, 3 ऐड कर रहे हैं ना। 34 में 3 ऐड किया 37 आया, सॉरी ना। 37 यहाँ से आया, 3 ऐड कराएंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। 40 में अगर 3 ऐड करते हैं तो इसको पूरा रफ कर देते हैं ना। वो 37 हमने यहाँ से लिखा, 37 के बाद में कितना बनेगा, फिर 3 ऐड किया तो 40 यहाँ से आया, 43 यहाँ से आया, 46 यहाँ से आया, 49 यहाँ से आया, 52 यहाँ से आया। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट ये टर्म कॉमन मिल गया ना। तो ये सब लिखने में से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती बच्चों ना। तो फर्स्ट कॉमन टर्म आपने कैसे किया, कुछ टर्म्स को लिखते हुए किया। इसमें क्या है, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा लिखनी पड़ी, बस ठीक है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, बहुत ज्यादा लंबा तो आएगा नहीं ऐसे कॉमन टर्म। कोई 50वें टर्म पे जाकर के ऐसा मिल रहा है आपको फर्स्ट कॉमन टर्म है ना, ऐसा तो खैर नहीं होगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म हमारे पास कितना आ गया 52 आ गया ना। तो 52 आया तो हमारे पास पूछा गया क्वेश्चन में ए प्लस डी का वैल्यू पूछा हुआ है, तो ए ये दे रखा है, डी ये दे रखा है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, दोनों का सम कितना आ गया 157 आ गया ना। ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। ठीक बच्चों ना, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना। बट आपको मैं इसका एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ ना। कभी भी ऐसा आपको अगर नंबर ऑफ कॉमन फर्स्ट कॉमन टर्म आपको ढूंढना होता है ना, तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जनरलाइज तरीका आप समझिए ना। ना उसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा वो ट्रिकी रहता है ना। तो मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई सीरीज ऐसे दे रखी है, ये एक एपी है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका एमएथ टर्म, मान लेते हैं कि इसका एनएथ टर्म, और मान लेते हैं कि इस वाली एपी का आरएथ टर्म क्या सारे बराबर आ रहे हैं। हमें कॉमन टर्म के बारे में बात करनी थी, तो मान लिया उसका एमएथ टर्म, उसका एनएथ टर्म और उसका आरएथ टर्म कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, नाउ अब आप पॉइंट समझो, एक सेकेंड। एमएथ टर्म अगर लिखें तो इस वाले एपी का अगर एमएथ टर्म लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो कितना आ रहा है 3, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सॉरी फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो 3n तो हमने यहाँ से लिखा माइनस n इक्वल टू 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, नाउ उसके बाद हम एक काम करते हैं, ये एमएथ टर्म लिखा फर्स्ट का, सेकंड का हमें एनएथ टर्म लिखना हो, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। तो 5n तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कितना करना पड़ेगा 3, क्योंकि तभी फर्स्ट टर्म मैनेज होगा ना। यहाँ से बात करें तो आर तो 7 आर तो यहाँ से लिखा ना 7 आर आएगा, आर इक्वल टू 1 तो 7 यहाँ पे बना, और क्या चाहिए -4 कर देंगे ना। ठीक है, ये आ गया ना। ना बच्चों अब एक काम ही करते हैं ना, आगे ये लिखा हुआ, अब मुझे करना क्या है, एम एन और आर का वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करना है कि उस पर ये तीनों कैसे हो, वैलिड हो, मतलब तीनों ही बराबर आ जाए ना, कि ये दोनों एम एन और आर का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करना है कि तीनों नंबर से बराबर होने चाहिए उन वैल्यूज पर, है ना। तो मैंने एक काम ही करता हूँ कि यहाँ से एम का वैल्यू लिख लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ एन, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एम का अगर वैल्यू कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, इसको उधर लेके गए, इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 5n -1 अपॉन में कितना आ गया 3 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक बात है। नाउ अब मैंने क्या किया, सिमिलरली आर का वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एन कैलकुलेट करते हैं। तो आर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ एन, एक ही वेरिएबल में निकाल दिया। -4 को इस साइड लेके गए तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5n +1, सॉरी यहाँ पे कितना लिखा था, m का वैल्यू है ना 5n +1 आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा।
ठीक है। नाउ अब देखो मुझे करना क्या है, एन का वैल्यू सेलेक्ट करना है सच दैट कि एम कैसा होना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। और एन की मुझे वही वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आर भी कैसा बने, इंटीजर बने। तो ऐसी वैल्यूज देखनी है मुझे एन की जिस पर एम भी इंटीजर बने और साथ के साथ एन भी कैसा बने, इंटीजर बने। क्योंकि एम और आर कैसे, एम एथ और आर एथ टर्म थे ना हमारे पास, तो एम और आर तो कैसे होंगे, ऑलवेज इंटीजर ही होंगे। ठीक है। तो मैंने क्या एन की वैल्यूज को सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो एन का वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या, एन का वैल्यू 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 लेने पे तो कितना है 5 माइनस 1। एन का वैल्यू 2 ले सकते हैं क्या, 2 लेने पे हाँ एक 10 बनेगा, 10 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3, सिंप्लीफाई हो रहा है। एन का वैल्यू 2 लिया जा सकता है। ठीक है। एन की वैल्यू 2 पर एम तो इंटीजर आया है ना। ठीक है। अब बात समझें, अब एन का वैल्यू तो अगला वैल्यू क्या आएगा, बस ये इस पर 3 ऐड करते जाओ। एन का वैल्यू जैसे आप 2 पुट कराएंगे, अब 2 में 3 ऐड कर दो 5, बस आप 5 देख सकते हो ना। एन का वैल्यू 2 सेटिस्फाई होगा, 3 4 फिर 5 पुट करिए, 5 पुट करने पे कितना कितना आ जाएगा 25 यहाँ से होना, 25 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आ गया तो एन का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, अगला वैल्यू 8 आएगा। सॉरी, एन का वैल्यू तो 5 है ना, हाँ 5 आएगा ना एन का वैल्यू तो 5। एन इक्वल टू 5 पे भी एम कैसा बन रहा है, इंटीजर बन रहा है। ठीक बात है। अब देखो एक और बात समझे, जो एन की वैल्यू जा रही है वो कैसा आएगा, एपी एपी बनाएगा। तो 2 5 आएगा, 5 के बाद में 7 आएगा, 7 के बाद में कितना आएगा 9 आएगा, और 9 के बाद में कितना है 11 आएगा। ऐसे कुछ आया। नाउ अब देखा जाए तो एन के इन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पर क्या ये आर भी इंटीजर आ रहा है क्या ना, ये मुझे चेक करना है। चलो ठीक है, तो चाहे तो अलग से वैल्यूज निकाल देते हैं। एन इक्वल टू आपने देखो 1 पुट किया, सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 पुट करने पे कितना बनेगा 10, 2 भी नहीं आ रहा है। 3 पुट करते हैं तो कितना बनेगा 15 प्लस 1 नहीं आएगा। 4 पुट करते हैं 21 है, 21 ना। एन इक्वल टू कितना आ रहा है 4, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा 4 के बाद में जो अगला टर्म आएगा वो 4 प्लस 7 मतलब 11 ही इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एन इक्वल टू 11 आएगा। ठीक है। अब देखो एन के एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर दिखाया तो 11 जो आ रहा है, तो 11th जो वैल्यू आई एन इक्वल टू 11, एन इक्वल टू 11, तो एन के इस वैल्यू पर 11 पर एम भी इंटीजर बना, एन के इसी वैल्यू पर आर भी कैसा बन रहा है, इंटीजर बन रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में ये मिली। ऐसे सिमिलरली फिर मुझे अगली वैल्यू मिलेगी यहाँ पर ना, इस तरह से हम देखेंगे। तो अब आपको फर्स्ट कॉमन टर्म चाहिए था, मतलब फर्स्ट कॉमन टर्म मतलब हम बात करें कि एन वाले का जो 11th टर्म है, जो एन वाला जिसमें सीरीज थी ना, उसका 11 टर्म कैसा होगा, फर्स्ट कॉमन टर्म होगा। तो एन वाला किस में लिया है हमने, सेकंड वाले में लिया था। तो इसका जो 11th टर्म है, तो एक काम करते हैं इसका 11 टर्म हम कैलकुलेट कर लेते हैं। T11, तो T11 कितना आ जाएगा, T11 निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म तो कितना आ गया 2 आ गया, प्लस कितना आ जाएगा, इससे एक कम लिखेंगे 10 टाइम्स ऑफ डी टी, कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और ये कितना है सिंप्लीफाई करने 52 आया। ठीक बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई ना। और ये कितना ले रखा था 52, हमने पहले मतलब पहली बेस से मतलब कॉमन सेंस से निकाल लिया था थोड़ा सा मेहनत करते हुए ना। ठीक है, जितनी मेहनत देखो हम इसको सॉल्व करने में कर रहे थे ना, उससे बहुत कम मेहनत में तो हम फर्स्ट टर्म ऐसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो ये सब लिखने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ओके बच्चों, तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म निकल आया 52 और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, एलसीएम कॉमन डिफरेंस निकालने में तो कहीं कोई समस्या नहीं थी ना। ठीक है, तो कितना आ गया 105 यहाँ से है, दोनों का ए प्लस डी निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 157, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने ये वाली प्रॉब्लम तो सीख लिया ना। आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम था, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हमने समझ भी लिया ना। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ही आसान था और इससे पहले वाला प्रॉब्लम भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ना, बिल्कुल भी कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं थी। आई एम श्योर कि आपको दोनों प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ना बच्चों। तो आगे कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं और फिर पहले वाले लेक्चर को एंड करेंगे ना। पहले वाले लेक्चर में देखो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सीख ली ना, और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व लेते हैं। लेट मान लेते हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट आर इन AP, एक AP में दे रखा है ना, लास्ट में AN भी ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट 1 अपॉन ऑफ रूट A1 प्लस ऑफ रूट A2, ऐसे कुछ लिखा हुआ है प्लस साइन, 1 अपॉन ऑफ रूट A2 प्लस ऑफ रूट A3 प्लस साइन 1 अपॉन ऑफ रूट A3 प्लस रूट A4 डॉट डॉट
लास्ट में क्या लिखा हमने, अंडर रूट ऑफ ए एन माइनस वन प्लस रूट ऑफ ए एन। इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये हमें प्रूफ करना है, क्या आएगा फाइनली आंसर, एन माइनस वन अपॉन ऑफ रूट ए वन प्लस ऑफ रूट ए एन। ठीक है बच्चों, हमें सीरीज का सम निकालना है, मतलब सीरीज का सम हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि अच्छा प्रूफ वाली प्रॉब्लम तो अब आती नहीं है एडवांस के अंदर, है ना। हाँ, बात बिल्कुल सही है, प्रूफ वाली प्रॉब्लम तो नहीं आती, बट इस प्रॉब्लम को आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि दिस टर्म ए वन ए टू ए थ्री, ये सभी एपी में आपको दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि दिस टर्म इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में ये डाल दिया, ऑप्शन बी में कुछ और डाल देंगे, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी डाल देंगे। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव तो हम कहीं पर भी किसी भी लेवल पे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, इंटीजर टाइप बना सकते हैं ना, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है ना। अब आपको काम क्या करना है, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहले सोचिए कैसे इस सीरीज का सम हम ये प्रूफ करेंगे ना, कैसे आएगा। दो तीन प्रॉब्लम लेंगे ना, ओके। नाउ तो सॉल्व कैसे करेंगे ना, सॉल्यूशन समझिए, इसका क्या तरीका होना चाहिए सॉल्यूशन। तो वो पहला काम तो हमारे पास में क्या है कि इन सभी टर्म्स को देखें, ए वन ए टू ए थ्री सभी एपी में आ रही है ना। अच्छा, सीरीज का सम निकालना है, तो देखो सीरीज का सम निकालने के लिए हमेशा एक लॉजिक आपके माइंड में होना चाहिए। लॉजिक क्या होना चाहिए, लॉजिक ये होना चाहिए कि अगर कैसे भी करके मान लो कि ये फर्स्ट वाली टर्म है, अगर मान लो पॉसिबल हो पाया तो इसको मैं डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स रिप्रेजेंट कर दूं। सिमिलरली इस वाली टर्म को भी डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स रिप्रेजेंट कर दें, इस वाली टर्म्स को भी हम डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स अगर रिप्रेजेंट कर दें। और जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, सक्सेसिव टर्म्स है, मतलब ए वन का ए टू मतलब सिमेट्रिक फॉर्मेट में आ रही है, तो ऑब्वियसली अदर टर्म्स कैंसिल होना बहुत जरूरी है ना, और सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती है, और बचता क्या है हमारे पास, पहला एक और आखिरी टर्म बच जाता है ना। मान लो पहला टर्म हमारे पास ये बच गया और आखिरी टर्म ये बच जाता है, देन फिर हम आगे इजीली सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई। एक सेकंड के लिए, है ना। हाँ, बैटरी लो हो गई। अच्छा, तो समझो बच्चों ना कैसे सॉल्व करेंगे, आपने आई थिंक सोचा हुआ इसके बारे में कुछ ना कुछ तरीका। ना मैं आपको एक मेथड बताता हूँ ना, मेथड नहीं मतलब कैसे हम सॉल्व करेंगे ना, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो पहला काम तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट टर्म है ना, इस फर्स्ट टर्म को फोकस किया, और फर्स्ट टर्म में यहाँ लिखा हुआ है वन अपॉन ऑफ रूट ए वन, यहाँ लिखा हुआ है प्लस ऑफ हमने क्या लिखा, रूट ए टू यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रूट ए वन माइनस ऑफ रूट ए टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो हमने इसको ऐसे लिखा ना, उसके बाद देखिए ऊपर वाले टर्म को तो मैंने एज इट इज ऐसे ये आ जाएगा ना, रूट ए वन माइनस रूट ए टू आ गया। नीचे वाले टर्म को देखो क्या लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए वन माइनस ए टू आ गया ना। ठीक, ये टर्म बन गया हमारे पास। और ए वन ए टू ए थ्री सब एपी में दे रखे हैं, तो मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो ये वाले टर्म क्या लिखा हुआ है, ए वन माइनस ए टू लिखा हुआ है, तो मतलब माइनस ऑफ डी लिखा हुआ है। ठीक ना, तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को तो मैंने क्या लिख दिया, रूट ऑफ ए वन माइनस ऑफ रूट ए टू हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना है, माइनस ऑफ डी यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, प्लस साइन। अगली वाली टर्म को आप सिमिलरली से रेशनलाइज कराएंगे ना, रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री तो ऊपर आएगा, रूट ए टू माइनस ऑफ रूट ए थ्री ऊपर आ गया, अपॉन में क्या आएगा, ए टू माइनस ए थ्री आएगा ना। ए टू माइनस ए थ्री को मैंने फिर से क्या लिख दिया, माइनस डी लिख दिया। सिमिलरली अगर हम बात करें ना, अगली टर्म की बात करें, तो ये क्या बनेगा, रूट ए थ्री माइनस ऑफ रूट ए फोर बनेगा, अपॉन में यहाँ सिमिलरली कितना है, ए थ्री माइनस ए फोर आएगा, उसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ डी लिख देंगे। ठीक बात है, प्लस साइन। अब सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे इसको रेशनलाइज किया, माइनस ऑफ रूट ए एन, अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब समझिए बात को ध्यान से ना। अब एक काम हम ये कर सकते हैं, माइनस वन अपॉन डी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया हमने। अब देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को क्या लिखा है, रूट ए वन माइनस ऑफ रूट ए टू, इसको ऐसे रहने दिया। यहाँ से मैंने लिखा रूट ए टू माइनस ऑफ रूट ए थ्री लिखा। ठीक है, अगले वाले टर्म को मैं क्या लिखूंगा, रूट ए थ्री माइनस ऑफ रूट ए फोर यहाँ से लिख देंगे। ठीक बात है ना, डॉट डॉट चलते जाएंगे, प्लस साइन, लास्ट में कितना आएगा, रूट ऑफ ए एन माइनस वन माइनस ऑफ रूट ए एन आ गया, इतना आ गया। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रहा है, सिमिलरली ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा, और अगला वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म, इससे पहले वाला जो ब्रैकेट आ रहा होगा उससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचा, एक तो ये टर्म बचा और एक लास्ट में ये टर्म बचा। ठीक है, दो टर्म बची हुई है, तो माइनस वन अपॉन डी तो मैंने यहाँ लिखा।
ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, रूट ए वन आ जाएगा माइनस ऑफ रूट ए एन आ गया। एक्चुअली आंसर ही लिखा हुआ है। अब आंसर को एक बार आप फिर से अगर गौर से देखें, आंसर में देखो क्या आ रहा है, एन माइनस वन आ रहा है और अपॉन में ये टर्म आ रहा है, जबकि हमारे पास ये वाली टर्म न्यूमरेटर में आ रही है। तो क्यों ना एक काम ये किया जाए कि इसको मैं फिर से रेशनलाइज कर दूं। अगर आप रेशनलाइज कराएंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, ए वन माइनस ए एन आ जाएगा और नीचे कितना आएगा, नीचे टर्म आ जाएगा रूट ए वन प्लस ऑफ रूट ए एन आ जाएगा। तो कुछ हिस्सा तो हमारे पास प्रूफ हो गया ना, ये वाला पोर्शन तो आ गया। बट ऊपर अगर देखा जाए तो एन माइनस वन आ रहा है, मतलब ये नहीं आ रहा है। अच्छा, ये वाला टर्म है क्या एक्चुअली, एपी का एनथ टर्म। अगर एपी का एनथ टर्म है तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ए वन से ये ए वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस का ना, बाहर क्या आएगा, एक माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डी आएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, एन माइनस वन अपॉन ऑफ रूट ए वन प्लस ऑफ रूट ए एन आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको तो ये बात समझ में आ गई ना, और ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हमारे पास हमने इसको प्रूफ कर लिया ना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान था, फर्स्ट में कहीं कोई समस्या नहीं है ना। इसका अब सेकंड प्रॉब्लम करते हैं ना। अंडर दिस कंडीशन कि A1 A2 A3 AN कैसे AP में है। एक और प्रॉब्लम आपसे पूछते हैं ना, तो हमने खूब सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर रखी है ना। तो सेकंड प्रॉब्लम इसी का हिस्सा पूछते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन ऑफ A2 A3 प्लस 1 अपॉन ऑफ A3 A4 डॉट डॉट प्लस साइन 1 अपॉन ऑफ AN माइनस वन इंटू AN। इसको प्रूफ करना है आपको, n माइनस वन इंटू कितना आएगा, A1 इंटू AN आएगा। ठीक है बच्चों, ना ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो फिर से एक बात समझिए, अपॉन में टर्म में इन दोनों का डिफरेंस कैसा आ रहा है, कांस्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। ठीक है, तो एक काम करना करें, इस सीरीज का अगर मुझे सम निकालना है तो फिर से देखो लॉजिक यही है कि इन दोनों टर्म्स को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे, हर एक टर्म्स को ना। अब मैंने एक काम क्या किया, सवाल को सॉल्व करने के लिए डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस डी को अंदर ले गए, तो कितना आ जाएगा, डी अपॉन A1 A2, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, डी अपॉन A2 A3 आ जाएगा। यहाँ भी अगर बात करें तो डी अपॉन A3 A4 आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ कितना आ गया, डी अपॉन AN माइनस वन इंटू AN आ गया। क्लियर। अच्छा, एक बात आप समझिए, इस डी को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। इस डी को हम चाहें तो अकॉर्डिंग दैट है ना, क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 लिख सकते हैं। इस डी को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A4 माइनस A3 लिख सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली इस वाले डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, AN माइनस ऑफ AN माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, अब आप इस बात को ध्यान समझिए कि 1 अपॉन डी तो हमारे पास यहाँ कहीं आ गया है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, बेस को सेपरेट कर देते हैं, A2 के साथ सेपरेट करते हैं और इसके साथ सेपरेट करते हैं ना। तो जनरली क्या है ना, चैप्टर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेस को सेपरेट किया, A2 अपॉन A1 A2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहला A2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ऑफ A1 आ जाएगा माइनस साइन। A1 अपॉन A1 A2 को अलग कराएंगे तो A1 तो कैंसिल और 1 अपॉन ऑफ A2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को तो मैं फर्स्ट वाले टर्म को तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर दूसरी वाले टर्म को मैनेज करें, A3 अपॉन A2 A3, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ A2 आ जाएगा माइनस A2 अपॉन दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ A3 यहाँ से आ जाएगा प्लस साइन। इसकी अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन A3 यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ A4 यहाँ से आ जाएगा। प्लस में चलते जाएंगे, लास्ट वाली टर्म की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ AN माइनस वन माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ AN, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो हम हर एक टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिख पाए। अच्छा, इन टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखें तो देखो जब माइनस A2 यहाँ पर आ रहा है, ये माइनस का टर्म आया और ये प्लस का टर्म आया, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये वाला टर्म इससे अगले वाला ब्रैकेट से कैंसिल होगा और ये वाला टर्म इससे जो पहले वाला ब्रैकेट आ रहा होगा वहां कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली बचा क्या, 1 अपॉन डी तो यहाँ बचा, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास, पहला टर्म बच गया 1 अपॉन A1 और यहाँ से लास्ट टर्म क्या बचा, 1 अपॉन ऑफ AN बचा। ठीक है, नाउ आगे अगर हम बात करें तो 1 अपॉन डी तो यहाँ लिखा हुआ, एलसीएम हमने लिया तो AN माइनस ऑफ A1 यहाँ से आ जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, A1 इंटू AN, ये आ जाएगा। नाउ AN को मैं क्या लिख सकता हूँ, nth टर्म ऑफ AP लिखा हुआ तो A1 प्लस N माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। A1 से ये A1 कैंसिल हुआ, ठीक, ऊपर क्या बचा, N माइनस वन इंटू डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ गया, N माइनस वन अपॉन में कितना है, A1 AN आ गया।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी ना, ये भी कहीं भी कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था ना। नाउ एक और प्रॉब्लम देते हैं ना, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम क्या दे रखा है, लेट, या फिर कहें प्रूव दैट कि cosec ऑफ ए वन इंटू cosec ऑफ ए टू, आगे हमने क्या लिखा, cosec ऑफ ए टू cosec ऑफ ए थ्री डॉट डॉट ऐसे करके लिखा, लास्ट में हमने लिखा cosec ऑफ ए एन माइनस वन एंड cosec ऑफ ए एन। ये आपको प्रूफ करना है। ये आएगा cot ए वन माइनस ऑफ cot ए एन अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ ए टू माइनस ए वन आएगा। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है ना। कैसे प्रूफ करेंगे सोचिए आप लोग एक बार, है ना, ध्यान से सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, और फिर देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब वीडियो को पॉज कर सकते हैं बच्चे ना, सॉल्यूशन तो आप तभी देखो पहले अटेम्प्ट करने के बाद में ना, अगर आप पहले सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर प्रॉब्लम की जो आत्मा है ना वो बाहर निकल जाएगी ना। तो एक काम करते हैं, देखो फिर से हमारे पास लॉजिक सेम है, सीरीज का सम निकालना है, तो एक काम करें, हर एक टर्म को मैं डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स रिप्रेजेंट करा दें। ठीक है, ये अपने पास लॉजिक रहेगा। तो मैंने फर्स्ट टर्म पकड़ा, ठीक है, पहले एक काम ही करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, साइन कॉस में लिखते हैं। साइन कॉस क्या, थोड़ा फैमिलियर टाइप का होता है ना, ऐसा लगता है ये आसान है ना। तो वन अपॉन ऑफ साइन ए वन ए टू ऐसे लिखा, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए टू, और ये आ जाएगा साइन ऑफ ए थ्री। ठीक बात है ना, डॉट डॉट हमने यहाँ लिखा वन अपॉन ऑफ, यहाँ लिख देंगे साइन ऑफ ए एन माइनस वन इंटू साइन ऑफ ए एन। ऐसा लिख सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं है ना इसमें ना। ठीक बात है। अच्छा एक काम भी करते हैं, अब क्या हर एक टर्म को ये सिंप्लीफाई करना है और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स रिप्रेजेंट करना है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं ना, या फिर ऐसे समझो, तो एक बात आप ये समझिए, ए वन ए टू का डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट आएगा, ए टू ए थ्री का डिफरेंस भी कांस्टेंट आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी कैसा है, कांस्टेंट आएगा। तो एक काम क्यों ना करें, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स मुझे चाहिए ना, तो ऊपर ऐसे कुछ टर्म्स आना चाहिए। तो मैंने एक तरीका सोचा, क्यों ना इसको मैं साइन डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। हाँ, साइन डी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और साइन डी से डिवाइड कर दिया, जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ डी। ठीक है, इस डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू माइनस ए वन ऐसे लिख सकते हैं। इस डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए थ्री माइनस ए टू लिख सकते हैं, और इस वाले डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस ऑफ ए एन माइनस वन, कुछ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, अब बात को समझो आप, वन अपॉन ऑफ साइन डी तो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस फर्स्ट टर्म को आप समझिए ना, इस फर्स्ट टर्म पे हम फोकस करते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ और ध्यान से समझो ना। मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को फोकस किया ना, यहाँ से इसको टर्म को लेते हैं ना, मान लेते हैं टी वन है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आ रहा है ए टू माइनस ए वन आया, अपॉन में कितना आ रहा है, साइन ए वन इंटू साइन ऑफ ए टू आया। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी, ऐसा कुछ लिखा। और साइन ए वन ए टू को मैंने अलग अलग कर दिया, तो यहाँ अलग अलग करेंगे तो साइन ए वन यहाँ लिखा इंटू साइन ऑफ ए टू, ऐसे सिमिलरली यहाँ अलग कराएंगे तो साइन ऑफ ए वन और साइन ऑफ ए टू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, साइन ए टू से साइन ए टू कैंसिल हुआ, साइन ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस से साइन बी। ठीक है, और इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, तो गलत लिख रहे हैं कहीं ना भाई, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी हमने लिखा, साइन ए वन यहाँ लिखा है, साइन ए टू यहाँ लिखा हुआ है। कॉस ए का वैल्यू कितना है, ए टू आएगा, कॉस ए साइन बी का वैल्यू कितना आ रहा है, ए वन आ रहा है ना, ये था ना चेंज। साइन ए से साइन ए वन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, कॉस ए टू अपॉन साइन ए टू ना, ये कितना बन जाएगा, कॉट में आ जाएगा। मतलब यहाँ से देखा तो ये कितना बन गया, ये वाला टर्म आ गया कॉट ए वन, सिमिलरली ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ ए टू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आई ना।
मैं थोड़ा फॉर्मूला गड़बड़ कर दिया था। अच्छा आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए वन माइनस कॉट ऑफ ए टू लिख सकते हैं। तो अब देखो आप ध्यान से समझिए बात को कि वन अपॉन ऑफ साइन डी तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है ना, इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए वन माइनस ऑफ कॉट ए टू, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब सिमिलरली इस वाली टर्म को अगर देखें तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाएंगे ना, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं और बेस को सेपरेट सेपरेट करते हैं। तो ये वाला जो टर्म आएगा, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म आएगा सिंप्लीफाई हो रहा कॉट ए टू माइनस ऑफ कॉट ऑफ ए थ्री आ जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट आप चलते जाएंगे तो लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो क्या बनेगा, कॉट ऑफ ए एन माइनस वन माइनस ऑफ कॉट ऑफ ए एन आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। नाउ अब आप बात को समझो, अब ध्यान से देखो, जो ये वाला ब्रैकेट होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है एक्चुअली उस वाले टर्म से कैंसिल होगा, और ये वाला टर्म इससे पहले वाला जो टर्म आ रहा है वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या, वन अपॉन ऑफ साइन डी बचा। पहला वाला टर्म तो कितना आ गया, कॉट ए वन, और लास्ट वाला टर्म कितना आ रहा है, माइनस ऑफ कॉट ए एन आ गया। यही तो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। अपने आंसर में कॉट ए वन माइनस कॉट ए एन, और नीचे क्या लिखा है, साइन ऑफ डी लिखा है। तो डी कैसा है, कॉमन डिफरेंस, किसी भी एक टर्म के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ए टू माइनस ए वन, ठीक है। तो प्रूव दैट हैंस प्रूव्ड, है ना, बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा एक प्रॉब्लम लास्ट में आपके लिए दे देता हूं, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना ना, इसी का एक छोटा भाई है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट, फोर्थ प्रॉब्लम, कि आपको प्रूव करना है, प्रॉब्लम है सेक ए वन इंटू सेक ऑफ ए टू प्लस साइन ऑफ सेक ऑफ ए टू इंटू सेक ऑफ ए थ्री डॉट डॉट और सेक ऑफ ए एन माइनस वन इंटू सेक ऑफ ए एन। ये एक हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, सिक्वेंस लिखा हुआ है ना, इस सीरीज का सम। क्या प्रूफ करना है आपको, इसका आंसर आएगा टेन ए एन माइनस ऑफ टेन ए वन अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ आ जाएगा साइन डी, और डी का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ साइन फाइव अपॉन ए फाइव माइनस ऑफ ए फोर। ये आपको प्रूफ करना है बच्चों ना, हिंट बहुत आसान है, देखो आप खुद सोचना, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसको आपको प्रूफ करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।